दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस का जो टेस्ट नंबर 2 है ध्येय आईएएस का, उसको हम लोग देखेंगे, जो 2025 के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसका टेस्ट नंबर 1 पहले हमने अपलोड कर दिया है, आप उसको जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इतिहास है, कला एवं संस्कृति है, समसामयिकी है, और अक्टूबर 2024 का इसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है। ठीक है, समान अध्ययन पेपर 1 होता है उसका है, इसी सेट का नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। तो पहला क्वेश्चन इसमें कि संभवतः मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। यह कथन इस इतिहासकार ने बताया है। तो कहा है कि संभवतः मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के मार्ग खुल जाने पर। यह कथन किसने कहा है? विलियम हंटर दिया हुआ है, डार्डवेल दिया है, स्टेनली लेन पुल दिया है, JN सरकार दिया है। तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो बी वाला सही है इसका, कि डार्डवेल ने ये बात बोली थी जब समुद्री मार्ग खोजा गया था यूरोप से भारत जाने के लिए, तभी डार्डवेल ने ये बात बोली थी। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताना है शाहजहां द्वारा हुगली में पुर्तगाली बस्तुओं पर आक्रमण, वास्को डी गामा का भारत में का आगमन। तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। ठीक है, गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किला का निर्माण। तो गोवा में जो पुर्तगालियों ने किला का निर्माण किया था 1510 में किया था। पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार जब हुआ था, तो पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार 1814 में पेरिस की संधि से हो गया था। 1814 से पेरिस संधि से हुआ था, पेरिस संधि। ठीक है, और गोवा पर जो शाहजहां का आक्रमण जो हुआ था 1632 में हुआ था। 1632 में शाहजहां का हुबली में पुर्तगाली बस्तियों पर आक्रमण हो गया था। तो सबसे पहला कौन सा होगा इसमें? तो वास्को डी गामा 2 होगा इसमें, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 4 नहीं होगा, 1 होगा, फिर 4 होगा। ठीक है, तो 2 3 1 4 इसका सही है। 2 3 1 4 ये वाला आंसर इसका। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पांडिचेरी का फ्रांस पर अधिकार 1814 याद रखिएगा, पेरिस की संधि से। गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किला का निर्माण 1510 में कराया गया। वास्को डी गामा को सभी लोग जानते हैं 1498 में आया था। शाहजहां द्वारा हुगली में पुर्तगाली बस्तियों पर आक्रमण जो हुआ था 1632 में हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना है इसमें कि 1692 में कैप्टन बेस्ट ने सूरत के बंदरगाह पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो ये बात सही है, सही कथन पूछा है। तो कथन पहला सही है कि 1612 में कैप्टन बेस्ट ने सूरत के बंदरगाह पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। दूसरा, सूरत पहला भारतीय नगर था जहां अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये भी बात भी सही है। तीसरा, फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1632 में की थी। तो ये गलत है, 1639 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, 1639 में की थी। ठीक है, तो 1 2 इसका सही आंसर है, ए वाला आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है कि चौथे नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा पुनः लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो पहला सही है, बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा पुनः लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, उसने राजपूतों को उनके प्रदेश लौटा दिए तथा सूबेदार के ओहदे भी दे दिए। तो ये भी बात सही है, दोनों ही इसका पहला भी दूसरा दोनों सही है। तीसरा, संभाजी के पुत्र साहू जी को 1707 में मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया गया था। तो मुगलों की कैद से जो मुक्त हुए थे वो संभाजी के पुत्र साहू जी नहीं थे। इसको फिर से एक बार समझते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा पुनः लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो पहला ठीक है, इसने ऐसा किया था। दूसरा है कि उसने राजपूतों को उनके प्रदेश लौटा दिए। तो इतना तो सही है, उनको लौटा दिए, उनके प्रदेश को उसने उनको लौटा दिया तथा सूबेदार के ओहदे भी दिए। तो सूबेदार का ओहदा नहीं दिया था, इसलिए गलत है दूसरा वाला। तीसरा, संभाजी के पुत्र साहू जी को 1707 में मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया गया था। तो तीसरा ये सही है। तो 1 3 इसका सही आंसर है, इसका बी वाला जो आंसर है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में व्यक्ति है और सूची 2 में योगदान है। तो जाब चार्नक, फ्रांसिस डे, गेरोल्ड अंगियर, विलियम नॉरिस, किसने क्या क्या किया था वही बताना है आपको। तो जॉन चार्नक ने क्या किया था? औरंगजेब के दरबार में ब्रिटिश दूत भेजा था? नहीं। बंबई का संस्थापक था? नहीं। मद्रास का संस्थापक था? नहीं। कलकत्ता का संस्थापक था? तो 4 हो गया है। जॉन चार्नक ही कलकत्ता का संस्थापक था। फ्रांसिस डे
क्या किए थे? तो फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी, याद रखिएगा, 3 आंसर सही है इसका। फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। गोराल्ड अंगियार ने क्या किया था? तो गोराल्ड अंगियार ने बम्बई की स्थापना की थी। ठीक है। विलियम नारिस ने औरंगजेब के दरबार में ब्रिटिश दूत भेजा था, तो विलियम नारिस ने किया था। एक हो गया था। 4 3 2 1 इसका सही आंसर है। ए वाला आंसर जो है इसका सही है। ठीक है। तो ठीक है ये। और मद्रास में ही जो ये फ्रांसिस डे ने मद्रास में ही फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो 4 3 2 1 पहला वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला है कि यूक्लिड की रचना रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद कराया था। तो यूक्लिड की रचना रेखा गणित का एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किसने करवाया था? तो काफी इंपॉर्टेंट है, किसने करवाया था इसको? तो विद्याधर भट्टाचार्य नहीं है, जय सिंह द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास। तो किसने इसको करवाया था? तो जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसका बी वाला आंसर जो है सही है, जय सिंह द्वितीय ने इसको करवाया था। ठीक है। खगोल विज्ञान बल्कि गणित में भी रुचि रखते थे। कौन? जय सिंह द्वितीय। उन्होंने न्यूक्लिड की रचना जो है संस्कृत में अनुवाद करवाया तथा ताकि देसी खगोल शास्त्रियों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। तो यूक्लिड की रचना रेखा गणित जय सिंह ने द्वितीय ने इसको ट्रांसलेट करा था संस्कृत में, याद रखिएगा इसको। 7वां क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित कथनों विचार करना है। तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। तो गुरु रामदास ने ही अमृतसर की स्थापना की थी, ये बात सत्य है, पहला। ठीक है। दूसरा है गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, ये भी बात सही है। अगला है गुरु तेग बहादुर की मृत्यु मुगल शासक अकबर के काल में हुई थी। तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी, ये गलत है, 1675 में हुई थी। ठीक है। तो तीसरा गलत हो गया। तो 1 2 इसका सही आंसर है, सी वाला जो आंसर है ये सही है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस तरह से पूछ सकता है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। और स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। और औरंगजेब के काल में गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हो गई थी। अगला है 8वें नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो सासूजा है, जमान शाह है, विक्टर जैकवेमोट है, चार्ल्स मेटकाफ है। तो किसने दिया था इनको राजा की उपाधि? तो इसी को हमको बताना है। तो जमान शाह है। ठीक है। तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जो था, अफगान शासक था ये, अफगान शासक। ठीक है। तो उन्हें उनके सैन्य कौशल और पंजाब पर नियंत्रण के लिए समान रूप से वो राजा की उपाधि उसने दी थी। तो राजा रणजीत सिंह उनको कहा जाता था। तो इसका जमान शाह है जो वहाँ का अफगानिस्तान का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध प्रेमी महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने की थी? भी काफी इंपॉर्टेंट है। हीर रांझा जो मूवी है, अब देखे होंगे। तो हीर रांझा की रचना किसने की थी? तो बुल्ले शाह ने, वारिस शाह ने, अमृत प्रीतम ने, गुरु नानक ने। तो किसने की थी इसकी? तो वारिस शाह ने की थी, बी आंसर सही है। तो वारिस शाह जो था 1722 से 1798 में एक प्रसिद्ध पंजाबी सूफी कवि थे। पंजाबी सूफी कवि थे ये। उन्होंने ही हीर रांझा की रचना की थी, जो पंजाब का एक अमर प्रेम काव्य है और आज लोक गीतों व नाटकों में इसको दिखाया जाता है। ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है ये, याद रखिए हीर रांझा। वारिस शाह पूछ सकता है इसको, वारिस शाह ने इसकी रचना की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलौर की संधि 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी। तो ये मंगलौर की संधि पूछ रहा है। तो मंगलौर की संधि 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी, ये बात सही है। ठीक है। दूसरा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार की। तो भी बात सही है, सहायक संधि स्वीकार कर ली जब टीपू सुल्तान खत्म हो गया 1799 में। ठीक है। मद्रास की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। तो मद्रास की संधि लॉर्ड वेरेलेस्ट के समय हुई थी, वेरेलेस्ट हुई थी। ठीक है। वेरेलेस्ट के समय हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। कॉर्नवालिस नहीं था उस समय पे। तो ये तीसरा वाला तो गलत ही हो गया, तो ए वाला आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में फारस के जो शासक था नादिर शाह, उसने आक्रमण किया था? तो अहमद शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो मोहम्मद शाह था, याद रखिएगा, सी आंसर से। मोहम्मद शाह के समय जो बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था, अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन ये व्यतीत करता था। इसी कारण से जो रंगीला की उपाधि भी दी गई थी, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था इसको। फारस शासक नादिर शाह ने 1739 में किया था, पूछता है बार बार, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और खूब लूटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1819 में समाचार
दर्पण अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था? तो ये अंग्रेजी भाषा नहीं, बांग्ला भाषा में था। बांग्ला भाषा में था ये, ठीक है। ये गलत हो गया, पहला अंग्रेजी भाषा में नहीं था। समाचार जो दर्पण था वो बंगाली भाषा में था। दूसरा, समाचार दर्पण का प्रकाशन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो ये बात सही है, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था उसी के समय समाचार दर्पण का अंग्रेजी जो बांग्ला भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था। तो केवल दो वाला आंसर सही है, बी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो 1819 में समाचार दर्पण जो है बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ। यह जो है पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो साप्ताहिक समाचार पत्र था पहला। कभी कभी इसका समाचार दर्पण का संपादक पूछता है, संपादक कौन थे इसके? तो जीसी मार्समैन थे। मार्समैन पूछता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में मिलान कराता है। तो इसके संपादक जीसी मार्समैन थे समाचार दर्पण के, ठीक है। केवल दो सही है इसमें, बी वाला पहला गलत है। ये बांग्ला भाषा में था, अंग्रेजी में नहीं था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने अकाल और भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन किया? तो कौन सी समिति बनी थी अकाल और भू राज्य व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए? तो नियमेर समिति, अमीनी समिति, मेस्टन समिति, फ्लाउड समिति। तो इसके बारे में पढ़े होंगे आप। तो ये अमीनी समिति है, बी आंसर सही है, अमीनी समिति। तो अमीनी समिति की स्थापना 1778 में हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य भू राजस्व नीति तथा अकाल की स्थिति का मूल्यांकन करना। यह प्रारंभिक ब्रिटिश काल की एक महत्वपूर्ण राजस्व जांच समिति थी। प्रारंभ में जब ब्रिटिश काल जो स्टेब्लिश हो रहा था उसमें यह महत्वपूर्ण जांच समिति थी। 14वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला दिया कि दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक बताई थी। तो 20 रुपये वार्षिक बताई थी, बात सही है। उन्होंने इस अनुमान को 1867-68 के लिए प्रस्तुत किया था। तो ये बात भी सही है, उन्होंने जो है 67-68 के लिए प्रस्तुत किया था। उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक ली थी। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, इनकी दादा भाई नौरोजी की नहीं है, गलत हो गया। तो 1 2 इसका सही आंसर है, केवल ए वाला आंसर जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, देखते हैं इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो स्थान है और क्रांतिकारी हैं। तो देखिए थोड़ा सा ये डिटेल में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश स्पेशल है ये। सुल्तानपुर, गोरखपुर, मथुरा, रामगढ़। तो सुल्तानपुर के क्रांतिकारी कौन थे? तो सुल्तानपुर जैसे है थोड़ा मुस्लिम बाहुल एरिया है, तो वहाँ पे लगभग, तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। तो शहीद हसन थे, 2 हो गया। गोरखपुर जो था, गोरखपुर में किसने किया था? तो गोरखपुर में गजाधर सिंह ने किया था, गजाधर, 1 हो गया। मथुरा में पढ़े होंगे आप, तो देवी सिंह ने किया था मथुरा में, 3 हो गया। रामगढ़ जो था उसमें रानी अवंती बाई ने किया था, 4 हो गया। तो 2 1 3 4 इसका सही है, 2 1 3 4 ए वाला आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। अगला है कि शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो शुभ समाचार पत्रिका का संपादन केशव चंद्र सेन, एमजी रनाडे, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती। तो शुभ समाचार पत्र की जो प्रकाशन केशव चंद्र सेन ने किया था, ए आंसर सही है, समझ रहे हैं। तो ये ब्रह्मा समाज के प्रमुख सुधारक थे। केशव चंद्र सेन जो ब्रह्मा समाज था उसके जो है प्रमुख सुधारक थे। शुभ समाचार नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसका उद्देश्य था कि धार्मिक और सामाजिक सुधारों का प्रचार करना। शुभ समाचार पत्रिका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केशव चंद्र सेन के बारे में हम सब एग्जाम में यूपीएससी बार बार पूछता है, पीसीएस में भी पूछ सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को उसके स्थापना के सही कालानुक्रम में लगाइए। तो उसकी स्थापना के सही कालानुक्रम में लगाना है। तो रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो स्थापना के समय इसको लगाना है। तो रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी। तो प्रार्थना समाज सबसे पहले 1867 में हुआ था। फिर रामकृष्ण मिशन जो था वो 1897 में हुआ, 1897। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी। और सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना सबसे लास्ट में हुई, 1905 में हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले होगा आपका प्रार्थना समाज, तो 2 हो जाएगा। फिर से होगा 67 के बाद 75 आएगा थियोसोफिकल सोसाइटी, फिर से रामकृष्ण मिशन, फिर आएगा आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो 2 3 1 4 इसका सही है, 2 3 1 4, 2 3 1 4। डी वाला आंसर जो है इसका सत्य है। तो इसका डेट याद रखिएगा, डेट भी मिलान करा लेता है। अगला क्वेश्चन है इसमें 18 नंबर का, पाइका विद्रोह के बारे में बताना है क्या सही है। तो पाइक ने वे सैनिक होते थे जो लगान मुक्त भूमि का उपयोग करते थे, ठीक है। तो पहला सही है। तो पाइक वे सैनिक होते थे जो लगान मुक्त भूमि का उपयोग करते थे। दूसरा, खम्पाती विद्रोह असम में हुआ था। तो खम्पाती विद्रोह असम में हुआ था, सही बात है। कुकी जनजाति विद्रोह का कारण
पोथांग लेना था। तो पोथांग लेना या मुक्त श्रम लेना, पोथांग ये होता था मुक्त श्रम। मुक्त में जो श्रम लेते थे, मतलब श्रम कराते थे और पैसा नहीं देते थे, उनको पोथांग कहते थे, इसलिए कुकी विद्रोह हो गया था। ठीक है, पोथांग के विरोध में हुआ था। तीनों ही कथन सत्य है इसमें, इसका डी वाला जो आंसर है वही सही है। तीनों ही कथन सत्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो पाइका विद्रोह, जो पाइक थे वैसे सैनिक होते थे जो लगान मुक्त भूमि का उपयोग करते थे, मगर जब इस पे लगान लगाया गया तो पाइका विद्रोह इसी कारण शायद हो गया। ठीक है, कुकी जनजाति विद्रोह का जो कारण था पोथांग था। पोथांग पूछा था कि प्राचीन भारत में या मध्यकालीन करें आधुनिक भारत में पोथांग का संबंध किससे है, तो पोथांग का संबंध है मुक्त श्रम से। अगला है कि भारत में हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना किसके प्रयास से की गई थी, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के प्रयास से, डेविड हेयर के प्रयास से, एलेक्जेंडर डफ के प्रयास से, तो सभी के प्रयासों से की गई थी। डी आंसर सही है। तो 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, इसमें कई लोग का योगदान था। तो इसमें राजा राम मोहन राय थे, डेविड हेयर थे, एलेक्जेंडर डफ के संयुक्त प्रयासों से हुई थी, जो आधुनिक शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। तो डी आंसर इसका सही है, सभी लोग थे इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तामलुक की समानांतर सरकार ने तूफान पीड़ित के लिए सहायता कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, तो ये बात सही है। तामलुक की समानांतर सरकार ने तूफानी पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम शुरू किया। दूसरा है, इस सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था, तो ये भी बात सही है। इस वाहिनी की सदस्या मतांगिनी हजारा की आंदोलन के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई। तो इसमें तीनों ही कथन सही है, इसका डी आंसर सही है। पूछ सकता है तामलुक है कहाँ, तो तामलुक जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही समानांतर सरकार का गठन किया गया था, जिसने इन तीनों कार्यों को अंजाम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के बारे में बताना है। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन को हमारे घाव पर नमक की तरह बताया। अच्छा, दूसरा है इसमें, तो पहला सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि विभाजन हमारे घाव पर नमक के समान है। दूसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है, तो ये भी बात सही है। तीसरा, महात्मा गांधी ने बंगाल विभाजन को भारत के वास्तविक जागरण की शुरुआत माना, तो ये भी बात सही है। चौथा, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि विभाजन ने बंगाली मुसलमानों को एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया जो उन्हें मुगल बादशाहों के समय भी नसीब नहीं हुआ था, तो ये बात भी सही है। चारों बात इसकी सही है, सी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछता है इसको। तो किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, तो वो जो थे एनजी रंगा थे, एनजी रंगा। राम कुमार शुक्ल तो सपोर्टर थे, ब्रज कुमार प्रसाद भी सपोर्टर थे, जनरल व्यास भी सपोर्टर थे। एनजी रंगा जो थे इसके विरोधी थे। अगला है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला इसमें दिया हुआ कि नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी। तो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में जो है नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी, ये बात सही है। दूसरा है कि इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तुत किया था, तो ये भी बात सही है। तो दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, इसका सी वाला आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा का तुलना किससे की थी। तो लिंकन के गेटिसबर्ग मार्च से नहीं, हिटलर के बर्लिन मार्च से, नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से, चर्चिल के लंदन भाषण से। तो किससे तुलना की थी, तो नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना की थी। किसकी, तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सी आंसर इसका जो है बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा के समय महात्मा गांधी ने किस अमेरिकी पत्रकार को अपने आश्रम में ठहराया था। तो भी एग्जाम में काफी एग्जाम पूछ चुका है, याद रखिएगा। तो बेब मिलर था, बी आंसर सही है, बेब मिलर था। तो बेब मिलर ने ही जो इस घटना को, जो दांडी यात्रा थी, इसको विश्व पटल पर रखा था। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि मिहिर भोज ने अपने सिक्कों पर बराह की आकृति अंकित की। तो ये बात सही है। कारण क्या है कि वह स्वयं को विष्णु का अवतार मानता था, तो ये बात सही है। दोनों ही कथन सत्य है, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, इसीलिए वो बराह की आकृति को अंकन करता था। तो कभी एग्जाम में पूछता है कि किसको आदि बराह कहते हैं। आदि बराह की उपाधि किसने धारण की थी, आदि बराह।
आदि वराह की जो उपाधि थी किसने धारण की थी? तो मिहिर भोज ने की थी। इस बात को याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विग्रह राज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। तो विग्रह राज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। क्या ये बात सही है? तो पहला वाला ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ को ये उपाधि दी गई थी। इसका विग्रह राज का एक और नाम था जिसको बीसल देव कहते थे। बीसल देव, बीसल देव को ये जो है कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? तो अब जयनक भट्ट ने दी थी। जयनक भट्ट, जयनक भट्ट, ठीक है, तो जयनक भट्ट ने दी थी, याद रखिएगा। अगला है बिसल देव ने अजमेर में एक विद्यालय की स्थापना की थी। तो बिसल देव ने अमेर में एक विद्यालय की स्थापना की, बात सही है। बिसल देव विग्रह राज में स्वयं हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। तो बिसल देव विग्रह राज ने स्वयं हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। तीनों ही कथन इसका सही है, डी वाला आंसर जो है सही है। तो याद रखिएगा इसको। तो उसने अमेर में सरस्वती मंदिर जो विद्यालय था की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें 28 नंबर का कि विद्वान है और कृति है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। तो धनपाल ने किसकी रचना की है? तो धनपाल ने, अगला इसमें कि विद्वान है और कृति है, तो धनपाल है तिलक मंजरी, ये सही है। और धनपाल की एक और बुक है, उसका नाम है पायल माला, ठीक है, इनकी बुक है। तो पहला सही है। दूसरा है धनिक मृत संजीवनी या पिंगल छंद शास्त्र पर टीका लिखा है। तो धनिक ने ये नहीं लिखा है, धनिक लिखे हैं, धनिक ने क्या लिखा है? तो काल निर्णय लिखा है। काल निर्णय, काल निर्णय और 10 रूप लोक, ये जो है धनिक ने लिखा है। धनंजय ने 10 रूपक लिखा है, तो ये बात सही है, ये गलत हो गया धनिक का। भट्ट हलायुद्ध ने क्या लिखा है? तो भट्ट हलायुद्ध ने ये वाला लिखा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मृत संजीवनी लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 और 3 सही है केवल, तो 2 आंसर सही है इसमें, ए वाला सही है, केवल 2 सही है, 1 और 3 वाला, बाकी सब गलत है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सी सामाजिक प्रवृत्ति पूर्व मध्यकाल में उभर कर सामने आई थी? तो कौन सी सामाजिक प्रवृत्ति जो है मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में उभर के आई थी, वो प्रवृत्ति कौन सी थी भाई? तो व्यापारियों का प्रभुत्व बढ़ा? नहीं। ब्राह्मणों का प्रभाव केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित रहा? नहीं। भूमिदान के आधार पर एक श्रेणीबद्ध समाज की रचना हुई? तो ये ठीक है, सी वाला इसका, कि भूमिदान के आधार पर एक श्रेणीबद्ध समाज की रचना हुई थी। तो पूर्व मध्यकाल में भूमिदानों के बढ़ने से भारतीय सामंतवाद और श्रेणीबद्ध समाज की स्थापना हुई थी। तो जब भूमिदान जब दिया जाता है ना, कर मुक्त भूदान अगर किसी को दिया जाता है, तो उसमें सामंतवाद की जो है स्थापना बहुत तेजी से बढ़ती है, समाजवाद बहुत तेजी से बढ़ता है, जैसा कि सातवाहनों ने किया था। फिर सातवाहनों को देख के गुप्तों ने भी करना चालू किया था, और लास्ट में पूर्व मध्यकाल तक ये काफी मजबूत स्थिति में आ गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, समाज स्पष्ट रूप से उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित हो जाता है और जाति संरचना की और अधिक जटिल हो जाती है, ठीक है। ब्राह्मणों की भूमिका विस्तृत हुई थी इस वाले में, पूर्व मध्यकाल में। वे केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे कृषि, व्यापार, प्रशासनिक कार्यों में भी भाग लेते थे, ठीक है। अगला है महमूद गजनवी का भारत का अंतिम आक्रमण किस क्षेत्र में हुआ था? तो महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था? सोमनाथ है, मुल्तान है, कश्मीर है, सिंध है, तो सिंध में हुआ था, डी आंसर सही है। तो 1027 में महमूद ने सिंध पर अंतिम आक्रमण किया, जिसके बाद उसने कोई भारतीय अभियान नहीं किया था। तो याद रखिए, महमूद गजनवी का जो लास्ट अभियान था वो सिंध पर था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के विजयों के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना, कितना सुमेलित है इसको बताना है। तो रणथंभौर की विजय 1300 में की थी, ये बात सत्य है। चित्तौड़ की विजय 1303 में हुई थी, ये भी बात सत्य है। देवगिरी की विजय 1311 में हुई थी साउथ इंडिया में, ये भी ठीक है। बारंगल की विजय 1309 में हुई थी, ये भी ठीक है। तो सभी सुमेलित है इसमें 20 सही है, सभी सुमेलित हैं, ठीक है, सभी लोग सुमेलित हैं इसमें। अब एक बार समझिए इसमें कि चित्तौड़ में का नाम बदलकर खिजराबाद रखा इसने। चित्तौड़ को जो जीता तो खिजराबाद इसका नाम रख दिया, खिजराबाद। देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र था देवगिरी का शासक, उस समय रामचंद्र था। और तेरे बारंगल में काकतीय साम्राज्य था, काकतीय वंश का शासक जो था रुद्रदेव द्वितीय था, रुद्रदेव सेकंड था। तो चारों इसमें मैच कर रहे हैं, बी वाला आंसर इसका ठीक है। अगला है फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्न कथनों पे बताना है कौन सा सही है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो उसने जागीरदारी प्रथा को प्रोत्साहित किया, तो बात सही है। दीवाने खैरात के माध्यम से गरीब मुस्लिम महिलाओं को सहायता किया, दीवाने खैरात के माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया, बात सही है।
उसने सैनिकों और अधिकारियों के वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान किया। इसका तीसरा विषय है कि उसने सैनिकों और अधिकारियों के वेतन के स्थान पर भूदान प्रदान किया। चौथा है कि वह पहला मुसलमान था जिसने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था, गयासीदुन तुगलक, इसने सबसे पहले नहरों के निर्माण पे फोकस किया था। तो ये गलत है चौथा वाला। ठीक है, तो 1 2 3 सही है, इसमें केवल 3 सही है, इसमें बी आंसर सही है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहरों के लिए, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने उसको आगे, उस परंपरा को आगे बढ़ाया, इसलिए लास्ट वाला गलत है। अगला है पुस्तक है, पत्रिका है और लेखक प्रकाशन है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण जी वर्मा थे। तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण जी वर्मा थे, तो पहला के पहला हो गया। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, तो अंबेडकर जी ने लिखा है अनाहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इंडिया डिवाइड राजेंद्र प्रसाद की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। तो 1 2 3 4 ही सही है, ये वाला आंसर इसका। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित नहीं माना जाता है? तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसको जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा ही नहीं है? तो तारीख मुबारक शाही नहीं लिखा है, बाकी फतवा जादरी लिखा है, तारीख फिरोज शाही लिखा है, और ये दोनों दोनों ही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तारीख मुबारक शाही उसने नहीं लिखा है। यह जो है याहिया सर हिंदी द्वारा रचित है, याहिया सर हिंदी। तो याहिया सर हिंदी ने लिखा था इसको, तारीख मुबारक शाही को। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है, इसमें बताना है कूट से कि कौन सा आंसर सही है। तो पहला इसमें कि नायंकर व्यवस्था के विघटन ने विजयनगर साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। तो नायंकर व्यवस्था के विघटन और उसकी अनुवांशिकता ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया। तो नायंकर जो था, तो हमने पिछले टेस्ट में देखा था कि जो नायक जो थे वही नायंकर है, जो नायकों की जो व्यवस्था थी, जो नायकों ने साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखी। तो कारण गलत है इसका, अगर वफादारी बनाए रखे तो विजयनगर साम्राज्य का पतन नहीं हो पाता। तो नायकों ने स्वतंत्र रूप से धीरे धीरे अपनी वफादारी घटाते चले गए, जिससे कि विजयनगर का जो सेंट्रल पावर था वो कमजोर होता चला गया। पहले क्या था, जब मजबूत राजा रहते थे तो उन्होंने अपने राज्य को, जैसे यहाँ पे एक अमर नायक हो गया, अमर नायक, यहाँ एक अपने क्षेत्र में अमर नायकों को क्षेत्र बांट देते थे, एक सामंत की तरह थे, सामंती व्यवस्था थी, तो अमर नायक थे रहते थे जगह जगह पे। तो यहाँ से इन्होंने लगान अपना वसूल के कुछ भी करके पैसा इनको देते थे, यहाँ पे अपना करके पैसा यहाँ दे देते, राजस्व दिया जाता था राजा को। ठीक है, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी वफादारी को कम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या है कि राजस्व कम होने लगा और राजा का जो मामला है कमजोर होने लगा। इस वजह से उसका पतन हो गया, विजयनगर साम्राज्य के पतन में योगदान दे दिया ये। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो इसका जो है सी आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में, विजयनगर के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो हरिहर प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। तो हरिहर प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, और कौन सा सही है? तो पहला गलत है, इसने नहीं किया था। इसने 1374 ईस्वी में चीनी में एक दूत मंडल भेजा था। तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, इसमें कोई सही नहीं है, इसमें डी आंसर सही है, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि बुक्का प्रथम जो था, समझ रहे हैं, बुक्का प्रथम क्या किया? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। ठीक है, 1374 ईस्वी में इसने चीन में दूत मंडल भेजा था। तो ये सब बुक्का का दिया हुआ है, हरिहर इस प्रथम दे दिया, इसलिए गलत हो गया। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के प्रचलित विदेशी मुद्राओं कौन कौन से शामिल थे? विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित विदेशी मुद्राओं में कौन कौन शामिल थे? तो क्रूजेडो, दिनार, फ्लोरिन, डुकेट। तो क्या शामिल था इसमें? तो उसमें सभी शामिल था, डी आंसर से सभी शामिल था। तो विजयनगर साम्राज्य में पुर्तगाली क्रूजेडो, फारसी दिनार, पुर्तगाली है, फारसी दिनार, इटली की फ्लोरिन, व डुकेट विदेशी मुद्राएं प्रचलित थीं। तो इसका सभी आंसर सही है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चैतन्य महाप्रभु से संबंधित नहीं है? तो चैतन्य महाप्रभु से संबंधित नहीं है, कौन सा चुनना है इसमें? तो पहला है कि उन्होंने भक्ति का प्रचार कीर्तन और नृत्य से किया, तो ये बात सही है। दूसरा है कि उन्होंने दक्षिण भारत, सोमनाथ, द्वारका की यात्रा की, तो ये भी बात सही है। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों का तात्विक भाष्य लिखा था, ये नहीं लिखा था।
वे जीवन के अंतिम वर्षों में पूरी में रहे, तो ये भी बात सही है, तो इसका सभी को सही है, सी वाला गलत है इसमें। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने आंदोलन के मतलब भक्ति आंदोलन के संत थे, न कि दार्शनिक थे, भाष्यकार भी नहीं थे, इसलिए तीसरा वाला गलत है। उन्होंने भक्ति को सरल भावात्मक माध्यमों से व्यक्त किया, न कि शास्त्रों का भाष्य लिख के, इसीलिए सी वाला गलत है, बाकी सब सही है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सुहावर्दी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो जो पहला कथन है वो सत्य है कि बहाउद्दीन जकारिया ने ही सुहावर्दी की संप्रदाय की स्थापना की थी, उसी की नींव रखी थी। दूसरा है कि चिश्ती संप्रदाय के समान सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी भी सादगी का जीवन जीते थे, तो ये गलत है, क्योंकि जो सुहरावर्दी सूफी ऐश्वर्य का जीवन जीते थे, विलासिता का जीवन जीते थे, और राजा महाराजाओं से काफी घनिष्ठ संबंध रखते थे, जबकि चिश्ती जो थे साधारण जीवन शैली अपनाते थे और राजाओं से बहुत संबंध नहीं रखते थे। केवल एक सही है इसमें, ए वाला, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो ए आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, अकबर के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या किसने और किस ग्रंथ में की गई है? तो अकबर की जो राजत्व का सिद्धांत था उसकी व्याख्या अबू फजल ने आईने अकबरी में की है, इसका सी आंसर सही है, याद रखिएगा। बदायूनी ने मुतखब उत तवारिख में नहीं की, अबुल फजल ने अकबरनामा में भी नहीं की है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसकी व्याख्या की है, याद रखिएगा। तो अकबर के राजत्व सिद्धांत की दार्शनिकता की व्याख्या जो है अबुल फजल आईने अकबरी में की है। उसने इसे फर्दे इजादी दैवी ज्योति की संज्ञा दी थी। तो फर्रे इजादी, अगर पहले पूछे कि फर्रे इजादी किससे संबंधित है, तो ये जो है दैवी ज्योति से संबंधित है। ठीक। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सत्य है इसमें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मुगल अधिकारी है और इसका कार्य क्षेत्र है। तो दीवाने मुस्तौकी जो था वो लेखा परीक्षक का कार्य करता था। दीवाने तन जो था वो मनसब वेतन का विवरण रखता था। और दीवाने बयूतात जो था आंतरिक वित्तीय प्रशासक था। ये सद्र उस सुदूर, ये क्या था, तो धार्मिक न्याय का मामला था इसका। ठीक है। तो ऑडिटर कौन था? तो ऑडिटर जो था दीवाने मुस्तौफी था। ठीक है। दीवाने तन मनसबदारों की तनख्वाह, वेतन और जागीरों का विवरण रखता था। ठीक। दीवाने बयूतात जो था वित्त विभाग के आंतरिक प्रशासन की देखरेख करता था। और सद्र उस सुदूर जो था यह सम्राट का द्वारा नियुक्त किया गया धार्मिक और न्यायिक प्रमुख अधिकारी होता था। तो पहला इसका सही है, 3, 2, 1, 4 सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पदों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो जात क्या था? तो जात जो था मनसबदार की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, प्रशासकीय रैंक और वेतन तय करता था, जो जात था। तो जात लिखा है, कौन सा सही है इसमें बताना है आपको। तो जात था वो मनसबदारों का प्रशासकीय रैंक और वेतन बताता था, ये गलत, ये सही है। ठीक है। बाकी जो इसमें जात दिया मनसबदारों द्वारा रखे गए घुड़सवारों की संख्या थी, तो नहीं। सवार जो थे घुड़सवारों की संख्या और वेतन से संबंधित था, जात नहीं था। अब इसमें लिखा है सवार में मनसबदार का व्यक्तिगत वेतन, नहीं भाई। सवार जो था मनसबदारों के व्यक्तिगत वेतन नहीं, जो सवार था घोड़ों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या और उनके वेतन संबंधित था। जात जो था मनसबदार का प्रशासकीय रैंक और वेतन से संबंधित था, समझ रहे हैं। तो जो जात था मनसबदार की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ध्यान में रख बताया जाता था, प्रशासकीय रैंक उनको मिलती थी और वेतन तय किया जाता था इसमें। सवार जो था मनसबदार की आयु की सीमा थी, तो भी गलत है। तो केवल इसका सी वाला जो आंसर है यही सही सुमेलित है, बाकी सब मामला गलत दिया हुआ है। तो जात जो है मनसबदार का प्रशासकीय रैंक और वेतन था। सवार क्या था? तो सवार जो था घुड़सवारों की संख्या और उनके वेतन के बारे में विवरण को बताता था। अगला क्वेश्चन इसमें है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 33 मनसबों का उल्लेख किया है, गलत है। अबुल हसन जो था जहांगीर काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। सॉरी, क्या कहा मैंने, जो अबुल फजल है आईने अकबरी में 33 नहीं, जिसने 66 मनसब श्रेणियों की उल्लेख किया था, मनसब। ठीक है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 66 मनसबों का उल्लेख किया है। दूसरा, दाग प्रथा की शुरुआत करने अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष में की थी। तो दाग प्रथा की शुरुआत अकबर ने के शासन में 18वें वर्ष में की थी अपने, याद रखिएगा। 11वें नहीं था, 18वें वर्ष था। पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, इसका डी आंसर सही है, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है कि 44 नंबर का कि अबुल हसन को नादिर
उज जमा चित्रकारों का अद्वितीय रत्न की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। तो ये बात सही है, क्योंकि अबुल अबुल हसन जो था वो जहांगीर के समय का प्रसिद्ध जो चित्रकार था, और नादिर उज जमा युग का अद्वितीय चित्रकार की उपाधि उसको दी गई थी। तो याद रखिएगा, नादिर उज जमा की उपाधि किसे दी गई थी? तो अबुल हसन को दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, जो कि जहांगीर के समय चित्रकार था। दूसरा है बसावन। जो बसावन अकबर के समय का एक विशिष्ट चित्रकार था, जिसने मजनू के एक प्रसिद्ध चित्र को तैयार किया था। तो ये भी बात सही है। तीसरा है कि उस्ताद मंसूर ने साइबेरिया के सारस पक्षी और बंगाल के एक पुष्प का सजीव सजीव चित्रण किया था। ये भी बात सही है। तीनों ही सही, इसमें डी आंसर सही है। तीनों ही बात बता रहा है जो वो सत्य है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सकीनल सकीनत उल औलिया ग्रंथ में चिश्ती संतों की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। तो पहला गलत है। सनीकत उल औलिया सकीनत उल औलिया में कादरी सिलसिले के संतों के ऊपर आधारित है, न कि चिश्ती संप्रदाय। तो कादरी से संबंधित है, कादरिया संप्रदाय संबंधित है, इसलिए गलत है ये। दूसरा है हसरत उल तारिकीन में विभिन्न संप्रदायों के संतों की शिक्षाओं का संग्रहित की गई है, शिक्षाएं संग्रहित हैं। ये बात सही है। तो दूसरा केवल इसका सत्य है, बी वाला। ये हसरत उल तारिकीन में विभिन्न संप्रदायों के संतों की शिक्षाओं का संग्रहण किया गया है। ठीक है, तो बी वाला सही है। अगला 46 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिरोज तुगलक के संदर्भ में नहीं कहा गया है? तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन सा कथन जो है वो नहीं कहा गया है, इसी को बताना है। तो धर्मांध शासक एवं औरंगजेब का अग्रगामी आरसी मजूमदार ने बात बोली थी। तो फिरोज शाह तुगलक को धर्मांध शासक एवं औरंगजेब का अग्रगामी कहा था आरसी मजूमदार ने। ये बात सही है। दूसरा, सल्तनत युग का अकबर हेनरी इलियाट ने कहा था कि ये सल्तनत काल का अकबर है। विरोधी तत्वों का मिश्रण स्मिथ तो विरोधी तत्वों का मिश्रण स्मिथ ने ये जहांगीर के लिए कहा था, जहांगीर के लिए कहा था, इसके लिए नहीं कहा गया था। तो ये सी वाला गलत है। इसमें धर्म प्रचार के प्रति समर्पित एल्फिस्टन ने इसको बोला था फिरोज शाह तुगलक को। तो ये सही है। तो सी वाला इसका मामला गड़बड़ है कि विरोधी तत्वों का मिश्रण स्मिथ ने जहांगीर को बोला था, न कि फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, तो सी वाला आंसर सही है। बाकी तीनों इसमें जो दिया है वो सारा सही दिया है। अगला है निम्नलिखित में से भारत आगमन का सही कालक्रम, जो विदेशी यात्री आए थे उनका किसके कब कब है, यही बताना है आपको। ठीक है, तो अलबरूनी था, 11वीं सदी में आया था। याद रख, सबसे पहले अलबरूनी 11वीं सदी में आया। महमूद गजनवी के साथ आया था, महमूद गजनी के साथ आया था ये, महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में आया, 13वीं सदी के अंत में आया था ये। इब्न बतूता 14वीं सदी में आया था, 14वीं सदी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय था, एमबीटी के समय आया था ये। ठीक है, अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी में आया था, विजयनगर काल में 15वीं शताब्दी में। तो 11वीं 13वीं 14वीं 15वीं। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 इसका बी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही, याद रखिएगा, बी वाला सत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 48 नंबर का क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। तो उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था, ये बात सही है। कुणाल एक पूर्वी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती है जो गुजरात में स्थित है। जो कुणाल है हिसार जिला में सरस्वती नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी खोज जीपी जोशी और आरसी बिष्ट ने की थी 1969 में। ठीक है, तो ये हिसार जिले में है, हरियाणा में। तो गुजरात में नहीं है, इसलिए गलत है ये। अगर असत्य पूछा हमसे तो बी वाला सत्य, इसमें बी। बाकी सी है, जैन धर्म में संसार दुख मूलक माना गया है, ये बात सही है। अगला, दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचारकों को नयनार कहा जाता था, और ये बात सही है। अलवार कहा जाता था, वैष्णव धर्म के संप्रदाय के समर्थक को अलवार कहा जाता था। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कुल 15 महिला सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो भारतीय संविधान सभा जो बनी थी उसमें 15 महिलाएं थी। उन 15 महिलाओं में एक मुस्लिम थी, उनका नाम क्या था, ये बताना है आपको। तो मरियम सिद्दीकी, बेगम एजाज रसूल, नाजनीन खातून और शबाना बेगम। तो बेगम एजाज रसूल थी, बी आंसर सही है। जिसमें पहले थी सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता,
कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, एनी मस्कीनी, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन और दक्षयानी बेलायुदन। ये जो थी 15 महिलाएं थी, याद रखिएगा। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा की। इस यात्रा का वृतांत किताब उल रहेला में किया गया है। यह यात्रा वृतांत किस भाषा में लिखा गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मिला के पूछने का इनका मतलब है कि जो किताब उल रहेला है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी में लिखा गया है, याद रखिएगा। अरबी में लिखा गया है, बी आंसर इसका सही है, अरबी भाषा में। अगला, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा है? तो इरविन है, विलिंगटन है, डफरिन है, हार्डिंग है। तो किसने भाग लिया था इसमें, इसको बताना है आपको। तो वो विलिंगटन ने भाग लिया था, बी आंसर सही है। बंबई में 1915 में विलिंगटन ने भाग लिया था, बी आंसर इसका सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में, ये 31वां अधिवेशन था 1915 में, बंबई में विलिंगडन ने भाग लिया और 1931 से 36 ईस्वी तक उस भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में कार्य किया। लॉर्ड विलिंगटन के ही कार्यकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ था। समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन इसमें, अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे, वे कौन थे? तो अंगुत्तर निकाय में वर्णित जो महाजनपद थे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया कि किस निकाय में महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय है। तो इसमें बज्जी और जो मल्ल थे वो गणतंत्रात्मक स्वरूप के रखते थे, तो ए वाला आंसर इसका सही है। मगर अंग और मगध जो थे ये महाजनपद थे, जो गणतंत्रात्मक नहीं थे। इसमें मत्स्य और सुरसेन भी नहीं थे, गंधार और कंबोज भी नहीं थे, तो बज्जी और मल्ल थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उदय है। उदय के बारे में उल्लेख मिलता है। महाजनपद 2 प्रकार के थे, जिसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, छेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अवंती, गंधार, कंबोज राजतंत्र राज्य थे, जबकि बज्जी, मल्ल गणतंत्र थे। इसका शासक जो था राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा इसका जो है प्रशासन किया जाता था, ठीक है। अनुवांशिक नहीं था ये, इसलिए गणतंत्र था। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट दिया हुआ है और मकबरा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है बार बार इसको। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? बाकी जो है बाबर का जो है मकबरा काबुल में है, काफी इंपॉर्टेंट है, मिलान कराया है, एग्जाम में पूछा है बार बार। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। बहादुर शाह जफर का मकबरा दिल्ली में नहीं है, रंगून में है ये, रंगून जो बर्मा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ठीक है। तो बाबर का काबुल, जहांगीर का लाहौर, बहादुर शाह का दिल्ली, और अकबर दिल्ली नहीं है, रंगून है, और अकबर का है सिकंदरा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन चारों का देखे पूछ सकता है किसका मकबरा जो है भारत में ही है? तो बस अकबर का मकबरा भारत में है, बाकी सबका अलग अलग है। बाबर का, जहांगीर का, बहादुर शाह सबका जो है अन्य देश में है। अगला है 19 नंबर का 54 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों द्वारा पारित लेक्स लोकी अधिनियम 1850 का विरोध भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से किस कारण से किया था? तो पूछता है कि लेक्स लोकी अधिनियम किससे संबंधित था? इसको आपको आराम से बता सकते हैं आप कि किस लिए था। तो उसमें क्या था कि यह अधिनियम धार्मिक रूपांतरण को मजबूत बना रहा था। तो ये बात सही है, पहला ही सत्य है इसमें कि यह लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में व्यवस्था की गई थी कि हिंदू से अगर ईसाई कोई व्यक्ति बन रहा है तो ईसाई बने किसी व्यक्ति का पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार माना जाएगा उसको। समझ रहे हैं बात को? अगर कोई व्यक्ति जो है हिंदू धर्म का है, अगर ईसाई बनता है तो उस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाएगा। यही जो था लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में आया था। तो इसी का विरोध हमारे राष्ट्रवादियों ने किया था। ये वाला आंसर सही है, बाकी जो है सब गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उल्लेखित अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड मियो था, ये तो नहीं था, लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड हेस्टिंग था? तो आपको क्या लगता है कौन था इसमें, बताइए। तो लॉर्ड कैनिंग था, सी आंसर सही है। तो 1858 में भारत शासन अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन हो गया था। इसी समय लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 1858 में कंपनी का द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा तथा 1858 से, देखिए 1556 में इसकी नियुक्ति हुई थी, 58 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा, ठीक है। फिर 1857 में विद्रोह जब हो गया उसके बाद में ये 1858 से लेके 1862 के बीच तक ये जो है भारत का प्रथम वायसराय बन गया। तो इसीलिए पूछ रहा है, लॉर्ड कैनिंग था वो, याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि पत्र पत्रिकाएं हैं और संपादक है, उसका कूट से बताना है कौन सा आंसर सही है। तो गिलम सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? हिस्ट्री फॉर सेल्फ कल्चर और नेविगेशन
नेशन इज मेकिंग हमदर्द, कौन किसने लिखा है इसको बताना है। तो हमदर्द जो लिखा था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा था, या मोहम्मद अली ने लिखे हैं। 3 हो गया इसका, ठीक है। तो लास्ट में 3 किस्में, तो इन दोनों में है, तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरी सी वाला भी गलत हो जाएगा। बी और डी में कोई एक आंसर है इसमें, ठीक है। दूसरा है गिलम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, तो पहला इसका हो गया, ठीक है। हिस्ट्री फॉर सेल्फ कल्चर जो है लाला हरदयाल ने लिखी है, 2 हो गया। द नेशन, अ नेशन इन मेकिंग जो है किसने लिखा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है इसको, ठीक है। 4 हो गया ये। तो 1 2 4 3 सही है, तो 1 2 4 3 जो है बी वाला आंसर जो है सत्य है। तो अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी ने लिखा है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है इसमें, हम लोग देखते हैं 52 नंबर का है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं बताना है, तो मंत्री है और मंत्रालय है। तो 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है हमको, ठीक है। तो लियाकत अली वित्त मंत्री थे, ये बात सही है। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे ये विधि मंत्री थे, रेल मंत्री नहीं थे, तो यही गलत है। ये विधि मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बने थे, ठीक है। और रेल मंत्री कौन थी, तो अरुणा आसफ अली रेल मंत्री बनी थी। बाकी जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है इसमें 58 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी गुट का सदस्य नहीं था। अपरिवर्तनवादी जो परिवर्तन नहीं चाहते थे उसका गुट का सदस्य नहीं था, तो सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद है, मोतीलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो पटेल जी नहीं थे, ये परिवर्तनकारी थे। डी आंसर सही 58 का, सॉरी अपरिवर्तनकारी गुट का सदस्य नहीं थे। तो अपरिवर्तन, ये गरम दल और नरम दल के बारे में मैंने इसको बता दिया, ये गलत, ये सही नहीं है। अपरिवर्तनकारी गुट के सदस्य नहीं थे बताना है हमको। तो जैसे सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, मोतीलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कौन से इसमें नहीं थे, तो मोतीलाल नेहरू नहीं थे। क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने तथा सी आर दास के नेतृत्व में कांग्रेस का एक वर्ग का विचार था कि वो 1923 के चुनाव में हम भाग लेंगे, ठीक है, और विधान परिषदों में प्रवेश करके सरकार का विरोध किया जाएगा। इन्हें परिवर्तनकारी गुट कहा गया, समझ रहे हैं बात को। तो परिवर्तनकारी गुट में कौन कौन से, तो मोतीलाल नेहरू थे, जो बदलाव चाहते थे, और सी आर दास थे, जो 1923 में अपनी एक पार्टी बनाए थे। क्या नाम है उसकी पार्टी का, कमेंट करके बताइए। 1923 में जो पार्टी बनी थी उसका क्या नाम था। कांग्रेस के अंदर एक पार्टी बनाई गई थी। बाकी सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी गुट के सदस्य थे। बाकी परिवर्तनकारी गुट के सदस्य जो थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा एक इंडियन सैडहर्स्ट कमेटी के बारे में असत्य है। तो इंडियन सैडहर्स्ट कमेटी के बारे में कौन सा जो है गलत है। तो यह समिति जो थी थल सेना के भारतीयकरण हेतु बनाई गई थी, तो ये बात सही है। दूसरा कि इसे स्किन कमेटी भी कहा गया, इसे स्किन कमेटी भी कहा जाता था। इंडियन सैंडहर्ट कमेटी को स्किन कमेटी भी कहा गया। मोहम्मद अली जिन्ना इस कमेटी के कभी सदस्य नहीं रहे, तो यही गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे तथा एम रामचंद्र राव भी स्किन कमेटी के सदस्य थे, इसलिए गलत है। तो सी आंसर इसका सही है, यही असत्य है। बाकी वर्ष 2025 में मोतीलाल नेहरू ने इस समिति की सदस्यता को स्वीकार की थी, तो भी बात सही है। तो ए बी डी सही है, सी वाला गलत है, तो सी आंसर असत्य है, बाकी सब सही है स्किन कमेटी के संदर्भ में, तो याद रखिएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सत्य है। 60वें नंबर क्वेश्चन जो है, तो विदेशों में क्रांतिकारी संगठन और संस्थापक कौन कौन से थे। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी, तो पहला हो गया इसका। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भाखाना की थी, सोहन सिंह भाखना, ठीक है। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो थी मैडम कामा जी ने की थी, मैडम कामा ने की थी, 3 हो गया। और यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना तारक नाथ दास ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे तारक 2 हो गया। 1 4 3 2 सही है, 1 4 3 2 इसका डी वाला जो आंसर है वही सत्य है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1905 में आयोजित बनारस के कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा जो कि बनारस अधिवेशन से संबंधित नहीं है, इसको बताना है। तो बंग भंग की निंदा की गई 1905 में, ये बात सही है। स्वराज पर जो है चर्चा की गई थी, तो ये भी बात सही है 1905 के बनारस अधिवेशन में। तो स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित कर दिया गया, तो यही गलत है। ये 1906 के
कलकत्ता अधिवेशन में इसको किया गया था, लक्ष्य बनाया गया था स्वराज का। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता बनाया गया, तो ये बात सही है। 1905 में विपक्ष का नेता गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। तो ए, बी और डी इसमें सही है, सी वाला गलत है, क्योंकि सी वाला 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था। बाकी सब 1905 के अधिवेशन के लिए सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि 62 नंबर का कि किस संघ या संगठन वर्ष 1857 के विद्रोह की वार्ता की थी। तो किस संगठन ने 1857 के जो विद्रोह के बारे में गलत सलत बताया था, या उसका विरोध किया था, या उसके बारे में निंदा की थी, वो कौन सा था। तो बॉम्बे एसोसिएशन ने की थी, पूना सार्वजनिक सभा में नहीं की थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने किया था। सी आंसर सही है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने 1857 के विद्रोह की अवहेलना की, या उसकी निंदा की, या उसकी भर्त्सना की। 1852 ईस्वी में इसकी स्थापना गुजलू लक्ष्मी चेट्टी ने की थी। 1852 में इसकी स्थापना हुई थी। गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है। 63वां है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र का नेतृत्वकर्ता को सूची 1 से सूची 2 के मिलाना है। केंद्र है और नेतृत्व करता है। तो बरेली में कौन थे। तो बरेली में खान बहादुर खां थे, 2 हो गया। कालपी में कौन थे। तो कालपी में तात्या टोपे थे। ठीक है। फतेहाबाद में कौन थे। तो अजीमुल्ला थे, फतेहाबाद में अजीमुल्ला। गोरखपुर में कौन थे भाई। तो गजाधर सिंह गोरखपुर में थे। 3 हो गया। तो 2 4 1 3 सही है इसका। 2 4 1 3 2 4 1 3 इसका ए वाला आंसर सत्य है। 2 4 1 3 ठीक है। 2 4 3 1 है, ये नहीं है। 2 4 1 3 जो डी वाला आंसर इसका सही है। 2 4 1 3 ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसको पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसको, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली बार अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद करने वाला कौन है व्यक्ति। तो मधुसूदन दत्त हैं, सर विलियम जोन्स हैं, मोहन गांगुली हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसमें डी आंसर सही है। वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स जो विलिंगसन था, चार्ल्स विलिंगसन ने भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो चार्ल्स विलिंगसन ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का भी विकास किया था। तो चार्ल्स विलिंग्स ने किया था, चार्ल्स विलिंग्स ने किया था। ऐसे नो नहीं है, विलिंग्स है। ठीक है। तो डी आंसर से इनमें से कोई नहीं है, चार्ल्स विलिंग्स था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है हमको। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो हुआ था, कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1756 में हुआ था। अंबूर का युद्ध जो हुआ था, अंबूर का युद्ध 1749 में हुआ था। पेरिस संधि जो हुई थी, पेरिस संधि जो हुई थी वो हुई थी 1763 में। ठीक है। और पांडुचेरी की जो संधि हुई थी वो 1755 में हुई थी, पांडुचेरी की संधि। तब इसे बताना है कौन पहले हुआ था। तो 1749, तो 200 अंबूर का युद्ध सबसे पहले हुआ, फिर 1755 में हो गया पांडुचेरी की संधि, फिर कर्नाटक युद्ध हो गया। कर्नाटक युद्ध हो गया कब, 1756 में, फिर से 3 वाला हो गया, फिर इसी संधि 63 में हो गई। तो 2 4 1 3 हुआ, 2 4 1 3 सी वाला आंसर सही है। तो अंबूर का युद्ध सबसे पहले 1749 में, पांडुचेरी की संधि 1755 में, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63 तक चला है, और उसके बाद पेरिस की संधि हुई। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है पेरिस की संधि से समाप्त हुआ, तो 1763 में पेरिस की संधि होगी। ठीक है। तो सी आंसर सही है। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी राजा देवी सिंह कहाँ के थे। तो राजा देवी सिंह कहाँ के थे भाई। तो मथुरा के थे राजा देवी सिंह, एक हो गया। गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ के थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रयागराज के थे। महावीर त्यागी जो थे वो कहाँ के थे। तो महावीर त्यागी जो थे मुरादाबाद के थे। और बंधु सिंह गोरखपुर के थे। 3 हो गया। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 इसका बी वाला आंसर सही है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। राजा देवी सिंह जो थे मथुरा के थे, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रयागराज से थे, महावीर त्यागी मुरादाबाद से थे, और बंधु सिंह जो थे वो गोरखपुर से थे। ठीक है, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1448 में जौनपुर दोबारा दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया। तो जौनपुर दोबारा जो है दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया, तो पहला सही है। तो दिल्ली सल्तनत जो है बहलोल लोदी ने 1448 ईस्वी में जौनपुर को जीतकर सरकी साम्राज्य का पतन कर दिया। तो दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1948 में जौनपुर को जीतकर सरकी जो साम्राज्य था उसका पतन कर दिया। ठीक है। इसके बाद इसको दोबारा दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया गया। अगला है कि 1506 में आगरा शहर की नींव रखी गई। तो 1506 में आगरा शहर की नींव किसने रखी थी ये बताइए। तो सिकंदर लोदी ने रखी थी।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी ने ही आगरा की नींव रखी थी और अपनी राजधानी इसको बनाई। आगरा शहर को नींव रखी और अपनी उपराजधानी इसको बनाया, उपराजधानी बनाया था, उपराजधानी इसको आगरा को बनाया था सिकंदर लोदी। 1489 से 1517 ईस्वी तक राज्य किया सिकंदर लोदी, और इसी ने आगरा शहर की नींव रखी थी। तो दोनों ही कथन इसका सत्य दिया हुआ है, बी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। समाचार पत्र है और भाषा है, तो भारत मित्र जो है हिंदी में था, सही है। प्रजा मित्र गुजराती में था, ये भी सही है। राष्ट्रमत मराठी में था, ये भी सही है। नायक जो है अंग्रेजी में दिया हुआ है, तो नायक बंगाली भाषा का था। नायक समाचार पत्र बंगाली भाषा का था, तो डी वाला गलत हो गया इसका। तो डी आंसर सही है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। अगला है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन से वे व्यक्ति प्रमुख थे जो स्वतंत्र आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो मैडम भीकाजी का में बाहर थी, ठीक है। एम एन रॉय भी बाहर रहते थे, बीबी एस अय्यर भी बाहर रहते थे, एम बरकतुल्ला भी बाहर रहते थे, सभी लोग बाहर रहते थे। डी आंसर सही है, उपरोक्त में सभी कूट सही हैं। समझ रहे बात को। तो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बी एस अय्यर, एम एन रॉय, ये सभी स्वतंत्र सेनानी आंदोलन की अवधि के दौरान ये बाहर रह के देश के लिए काम कर रहे थे। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि संस्थाओं और संगठन को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना था। सबसे पहले कौन हुआ, पहले, उसके बाद में कौन हुआ। तो उस जो संस्थाएं बनी थी, तो कौन पहले बनी और कौन बाद में बनी, उस हिसाब से इसको सजाना है। ठीक है, ये 70 नंबर का छूट गया, इसको देख लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। 70 नंबर, 71 नंबर वाला। तो आप देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी, याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने की थी इसकी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। फिर तत्वबोधिनी जो सभा थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। तत्वबोधिनी की 1839 में हुई, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी इसकी स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। 1867 में आत्मारंग पांडुरंग ने की थी, आत्माराम पांडुरंग, ठीक। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो 1863 में अब्दुल लतीफ ने की थी, लतीफ। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी। तो वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई। सबसे पहले तीन होगा एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, फिर से 5 होगा 1839, फिर 2 होगा 1863, फिर 1 होगा 1864, फिर सबसे लास्ट में 4 होगा तत्वबोधिनी सभा 1839। ठीक है, गड़बड़ लग रहा है ये, इस तरह से नहीं है। सबसे पहले कौन हुआ था। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी हुई थी, तो एशियाटिक सोसाइटी 3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन होगा, फिर तत्वबोधिनी सभा हुई थी 1839 में, तो तत्वबोधिनी 5 हो जाएगा यहाँ पे, तत्वबोधिनी सभा 1839, ठीक। फिर उसके बाद में कौन होगा, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी 1863 में हुई थी, तो हो जाएगा 2 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद वेद हो गया 1864 में, 1 हो जाएगा। फिर 4 होगा प्रार्थना समाज 1867 में, ठीक है, 4 होगा यहाँ पे। तो 5 3 2 1 4, 3 5 2 1 4 जो है ए वाला आंसर इसका सही है, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से किस शैव संत ने दक्षिण का वेद व्यास कहा गया है। तो किस शैव संत को दक्षिण का वेद व्यास कहा गया। तो तिरु ज्ञान को, मणिक वाजर को, नंबी आंदार नाम्बी को, और बी और सी दोनों को। तो किसको कहा गया था भाई। तो दोनों को, बी और सी दोनों कहा गया। तो बी जो है मणिक वाचगर और नंबी आंदार नाम्बी को क्या कहा गया था। तो दक्षिण भारत का वेद व्यास कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 73वां क्वेश्चन है कि अभिलेख दिया हुआ है, उसका विवरण दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन किससे संबंधित है। तो बालाघाट अभिलेख जो है किससे संबंधित है। तो बालाघाट अभिलेख जो है मालवा शासक द्वारा मिहिर कुल को पराजित करने का वर्णन किया गया बालाघाट अभिलेख में। तो 4 हो गया इसका, ठीक है। अगला है कि देव वर्णक अभिलेख जो है किससे संबंधित है। देव वर्णक जो अभिलेख है वो उत्तर गुप्त वंश के शासकों का उल्लेख करता है, देव वर्णक अभिलेख। तो ये जो हो गया 3 हो गया, ठीक है। उत्तर गुप्त वंश के शासकों का उल्लेख करता है। रिद्धपुर ताम्रपत्र, तो रिद्धपुर ताम्रपत्र जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रशस्ति है, ठीक है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रशस्ति है, तो ये हो गया 2। वकाटक ताम्रपत्र जो है बंधु दत्त द्वारा जारी ताम्रपत्र है, 1 हो गया था। 4 3 2 1 इसका सही है।
ये वाला आंसर इसका ठीक है। याद रखिएगा, इसमें जो बालाघाट है और देव वर्ण का अभिलेख, इसके बारे में पूछ सकता है, याद रखिएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को आत्मदाह से बचाया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन की अपनी बहन राजश्री को आत्मदाह से बचाया था। राजश्री को खोजने में दिवाकर मिश्रा नामक बौद्ध भिक्षु ने सहायता की थी। तो ये बात सही है कि राजश्री को खोजने में दिवाकर मिश्रा नामक बौद्ध भिक्षु ने सहायता की थी। तीसरा, हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करने के लिए भास्कर वर्मा की सहायता ली थी। तो ये भी बात सही है। तीनों ही कथन इसके सही है, डी आंसर इसका सत्य है, तीनों ही कथन सत्य हैं। तो हर्षवर्धन की बहन जो थी राजश्री, जो कान्य कुब्ज के राजा ग्रहण वर्मा की पत्नी थी, पति की हत्या और शशांक के आक्रमण के बाद वन में जाकर आत्मदाह करने का प्रयास कर रही थी वो। समझ रहे बात को? तो जो हर्षवर्धन था अपनी बहन की शादी जो था कान्य कुब्ज के राजा ग्रहण वर्मन के साथ कर दी थी, मगर जो बंगाल का शासक शशांक था उसने आक्रमण कर दिया था कान्य कुब्ज पे, और ग्रहण वर्मा की मृत्यु हो गई उसी में। ठीक है, उसके बाद उसने उनकी पत्नी जो थी वो भाग के वन में चली गई और वहां आत्मदाह का प्रयास कर रही थी। तो राजश्री को खोजने के लिए उसने दिवाकर मिश्रा जो नामक जो बौद्ध भिक्षु थे उनका जो है सहायता ली और अपनी बहन को ढूंढ लिया और उनको जो है आत्मदाह से बचा लिया। ठीक है, इसके पश्चात उसने शशांक के क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसको हरा दिया। तो इसके पश्चात हर्षवर्धन ने शशांक के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कामरूप असम के शासक भास्कर वर्मा से मित्रता की और सैन्य शक्ति प्राप्त करके शशांक को हरा दिया। समझ रहे हैं बात को? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है और कारण है। तो महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामौगल्यान पहले संजय बेल्टीपुत्र के शिष्य थे। तो ये तो पहला तो सही है। कारण है कि संजय बेल्टीपुत्र ने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था। दूसरा गलत है इसमें, ये पंच महाव्रत जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म सिद्धांत है जो कि 24वें जो महावीर स्वामी ने दिया था इसको। 24वें तीर्थंकर जैनों के महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था। इनको निगंठनाथ पुत्र भी कहते थे। किसको? तो 24वें तीर्थंकर जो थे हमारे महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र भी कहा जाता था। याद रखिएगा, निगंठनाथ पुत्र अगर पूछता है तो आप समझ लीजिए किसके बारे में बात हो रही है, महावीर स्वामी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथनों और ग्रंथों को उनके लेखकों से मिलाइए। तो ग्रंथ दिया हुआ है और लेखक दिया हुआ है। तो कुवलय माला हरिभद्र सूरी, उत्तर पुराण गुणभद्र और समरादित्य कथा उद्योतन सूरी, किसने लिखा है इसको बताना है, सही मिलाना है। तो उद्योतन सूरी ने कुवलय माला लिखा है, 3 हो गया। उत्तर पुराण किसने लिखा है? तो गुणभद्र ने उत्तर पुराण लिखा है। ठीक है, समरादित्य कथा जो है हरिभद्र सूरी ने लिखा है, 1 हो गया। 3, 2, 1 सही है, 3, 2, 1 इसका ए वाला आंसर जो है वो सत्य है। समझ रहे हैं? तो कुवलय माला जो है यह प्रसिद्ध प्राकृत जैन ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथ है, जैन से संबंधित है, जैन ग्रंथ है, जिसे उद्योतन सूरी ने 18वीं सदी में लिखा था। उस समय की समकालिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन इसमें मिलता है। उत्तर पुराण जो है यह गुणभद्र द्वारा रचित जैन ग्रंथ है, ये भी जैन ग्रंथ है, जिसमें 22वें और 24वें तीर्थंकर का जीवन वृत्त वर्णित किया गया है। और समरादित्य कथा जो है एक ग्रंथ हरिभद्र सूरी द्वारा रचित है। एक उपदेश जैन कथा है ये, जो कि नीति और धर्म के पक्ष में प्रेरक कहानियां प्रस्तुत करता है। समझ रहे हैं बात को? तीनों ही जैन से संबंधित हैं। याद रखिएगा, अगर तीनों का पूछ लेता है कि ये क्या है तो किस धर्म संबंधित है? जैन धर्म संबंधित है। ठीक। 17वां, विक्रमशिला के दीपंकर श्री ज्ञान को निम्न में से किस स्थान पर जाने हेतु निमंत्रित किया गया था? तो जो विक्रमशिला के दीपंकर श्री ज्ञान को निम्नलिखित में से कहाँ जाने के लिए किया गया था? तो दीपंकर श्री ज्ञान, जिन्हें अतीश दीपंकर भी कहा जाता था, विक्रमशिला महाविहार के प्रमुख जैन आचार्य थे। उन्हें जावा द्वीप में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु शैलेंद्र वंश के शासकों ने निमंत्रित किया था। तो जावा में शैलेंद्र वंश के जो शासक थे उन्होंने निमंत्रित किया था कि आप आइए हमारे यहाँ और बौद्ध धर्म का प्रचार करिए हमारे यहाँ। उन्होंने वहाँ जाकर महायान बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध विद्या का विस्तार किया। तो कहाँ पे? जावा में। किस वंश ने बुलाया था इनको, निमंत्रित किया था? तो शैलेंद्र वंश के शासकों ने किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को प्रसार करने के लिए। और उन्होंने किसका प्रचार किया? तो महायान बौद्ध का प्रचार किया। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुप्त युग के शासक विष्णु के उपासक थे और उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त जो थे
ये विष्णु के उपासक थे और परम भागवत की उपाधि धारण की थी, ये बात सही है। दूसरा है गुप्त काल में वराह अवतार की मूर्ति कला का एवं अभिलेखों में प्रमुखता से कल्पना की गई है, ये भी बात सही है। तीसरा, गुप्त काल में शिव को विष्णु का अवतार माना गया था, ये गलत है। शिव को विष्णु का अवतार नहीं माना गया, तो केवल सी आंसर सही है इसका, 1 और 2 सही है। समझ रहे बात को? गुप्त काल में शिव को विष्णु का अवतार नहीं माना गया है, शिव को स्वतंत्र रूप से एक प्रमुख देवता माना गया है, और शैव तथा वैष्णव परंपराएं समानांतर रूप से फल फूल रही थी उनके शासनकाल में, गुप्तों के समय में ही। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, 79 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन क्षेत्रीय नाम और वर्तमान भौगोलिक भाग उसको बताया गया है। तो प्राची कहाँ पे है? तो प्राची पूर्वी भारत को कहते थे प्राची, ठीक है। माय देश जो है मध्य भारत को माय देश कहते थे, मध्य भारत को। उत्पाप, उत्पाप किसको कहते थे? तो उत्पाप जो है पश्चिमोत्तर भारत को कहते थे, उत्पाप। पश्चिम भारत को नहीं, पश्चिमोत्तर भारत को कहते थे। एक हो गया यहाँ पे। उपरांत जो है पश्चिम भारत को कहते थे, उपरांत। 2 हो गया, 3 4 1 2 सही है इसका। तो सी वाला जो आंसर है इसका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य बताया गया इसमें? तो वशिष्ठ पुत्र जो पुलवामी था काफी भयानक शासक था, किसका? तो कौन वंश था भाई? सातवाहन वंश का, ठीक है। तो पहला इसका दिया है कि इसके सिक्कों पर 2 मस्तूलों वाला जहाज चित्र था, तो ये बात भी सही है। दूसरा कि इसने शक शासक की पुत्री से विवाह किया था, तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने शक शासक की पुत्री से विवाह करवाया था, जिसका शासक का नाम नौपान था, नौपान। शक शासक नौपान की पुत्री से विवाह किया था, जिसे शक सातवाहन संबंध स्थापित हुआ, ठीक है। तीसरा है यह सातवाहन वंश का अंतिम प्रसिद्ध सम्राट था, तो ये गलत है। समझ रहे बात को? सातवाहन वंश का अंतिम प्रमुख सम्राट जो था यज्ञश्री सतकर्णी था, न कि पुलवामी, ठीक है। इसके अभिलेख केवल महाराष्ट्र क्षेत्र में प्राप्त हुए थे, ऐसा नहीं है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के अभिलेख आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मिले हैं, केवल महाराष्ट्र में मिले हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु में भी मिले हैं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के जो अभिलेख है। तो ये भी गलत हो गया, तो 1 2 इसका सही आंसर है, तो डी वाला आंसर इसका सही है। समझ रहे बात को? तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के सिक्कों पर समुद्री व्यापार को दर्शाने वाले 2 मस्तमूलों वाला जहाज चित्र थे, जो कि उसकी समुद्री गतिविधियों और व्यापारिक दृष्टिकोण को दर्शाता था। समझ रहे बात को? तो 1 2 सही है, बाकी गलत है। अगला है निम्नलिखित में से किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की है? तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना किसने की? अशोक घोष ने, नागार्जुन ने, संघरक्ष ने, पार्श्व ने। तो किसने की है भाई साहब? तो नागार्जुन ने की है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तो अक्सर आप देखेंगे कि जब बुकों का नाम पूछेगा तो उसमें जो आप कहीं ना कहीं सुने होंगे, जैसे अशोक घोष हो गया, नागार्जुन हो गया, इन समूह की बुकों के बारे में घुमा फिरा के पूछता है। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है नागार्जुन की बुक है, याद रखिएगा। नागार्जुन कौन थे? तो महान बौद्ध दार्शनिक थे, जो महायान बौद्ध के शून्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक भी थे, याद रखिएगा। और कनिष्क था, कनिष्क की सभा में विद्वान के रूप में ये सम्मिलित थे, ठीक है। प्रजा पारमिता सूत्र की रचना इन्होंने की थी। बौद्ध धर्म के दार्शनिकों के आधारों में से एक मानी जाती है ये बुक, ठीक है। बौद्ध धर्म दर्शन ज्ञान और शून्यता की अवधारणा को विस्तार से समझाया है किसने? तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र के लेखक नागार्जुन ने। 82 नंबर क्वेश्चन है कि किस एक ब्राह्मण ग्रंथ से भूकंप, अकाल और आदि प्राकृतिक आपदाओं के शमन का उपचार मिलता है? तो कौन सा ऐसा जो ग्रंथ है भाई, ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि भूकंप, अकाल और आदि आपदाओं के शमन, मतलब कि उनके रोकथाम तो नहीं कर सकते, उनसे बचने के लिए बताया गया कि किससे बचा जा सकता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में तो नहीं बताया गया, क्योंकि हम लोग पढ़े, गोपथ में भी नहीं बताया गया, शतपथ में नहीं बताया गया है। ये बताया गया षड्विश ब्राह्मण में। तो षड्विश ब्राह्मण जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें बताया गया है। इसको अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भूकंप, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं के शमन का उपचार मिलता है। समझ रहे हैं? तो मिटिगेशन होता है, मिटिगेशन का इसमें मिलता है, कैसे इसको मिटिगेट करें, कैसे उसका शमन करें। अगला है कि जैन तीर्थंकर है, उनके प्रतीक चिन्ह है सही सुमेलित, हमको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है इसमें, जैन धर्म और उनके प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो अजीतनाथ का अश्व दिया हुआ है, तो ये गलत है। संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था अश्व था, तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का अश्व था, ये गलत हो गया, ठीक है। सुमितनाथ दिया हुआ है, अजीतनाथ का गज था, इसीलिए भी गलत है। सुमितनाथ का नहीं, अजीतनाथ का गज था। विमलनाथ का बराह था, तो हाँ ये सही दिया, सी वाला ही सही सुमेलित है। विमलनाथ का जो था बराह था, विमलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो बराह था। शांतिनाथ का वज्र दिया है, तो ये भी गलत है। जो शांतिनाथ का 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण था, क्या जो हिरण शांति का प्रतीक है, उसे शांतिनाथ हिरण से संबंधित है।
अगला है गोलकुंडा राज्य के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो गोलकुंडा राज्य भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो गोलकुंडा में कुतुब शाही था, याद रखिएगा, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था। कुतुब शाही वंश का संस्थापक जो था, किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने की थी। कुतुब शाही का जो संस्थापक था कुली कुतुब शाह ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन इसे दिया है, गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडौरों पर स्थापित हुआ था। तो ये बात सही है, गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य जो है वारंगल के पुराने हिंदू राज्यों के खंडौरों में स्थापित किया हुआ था, ये बात सही है। दूसरा, गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली इब्राहिम शाह था। तो कुली इब्राहिम से ना, इब्राहिम इब्राहिम शाह नहीं था, कुली कुतुब शाह था, इसलिए बी वाला गलत है इसका, यही गलत है, बी आंसर इसमें सही नहीं है। क्योंकि गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह था, कुली इब्राहिम शाह नहीं था। गोलकुंडा हीरा के का विश्व प्रसिद्ध बाजार था, ये भी सही है। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक अबुल हसन था, तो ये भी बात सही है। इसका बी वाला गड़बड़ है, बाकी सारा चीज सही दिखा हुआ है। तो गोलकुंडा में हीरा की खान थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला कांग्रेस के अधिवेशन है, उसके अध्यक्ष हैं, बताना है कौन सा सही है, सम्मिलित नहीं है, हमको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो 1899 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये बात सही है। 1896 में कोलकाता में हुआ था, आनंद मोहन बोस ने नहीं किया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी 1896 वाले की रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, आनंद मोहन बोस ने नहीं किया था। बी आंसर सही है इसका, यही गलत है, यही सही सम्मिलित नहीं है। बाकी 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड बेब ने किया था। 1904 में मुंबई में सर हेनरी कार्टर ने अध्यक्षता की थी। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर का, कि युद्धों में से कौन सा एक कालानुक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आता है। तो सामूगढ़ का युद्ध है, कन्नौज का है, दौराहा का है, चौसा का युद्ध है। तो सबसे लास्ट में कौन आता है, तो ये बताना है हमको। तो अब याद रखिएगा, सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो 1531 से 32 में हुआ था, ये उत्तराधिकार का युद्ध था। कि सामूगढ़ का युद्ध कौन सा युद्ध था? उत्तराधिकार का युद्ध नहीं था, सामूगढ़ का युद्ध हुआ। फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का 1540 में हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में हुआ। दौराहा का युद्ध हुआ 1658 में। तो ये जो दौराहा का युद्ध था, शायद ये उत्तराधिकार का युद्ध था। दौराहा का सी हो गया इसमें, 1658। ठीक है, सबसे लास्ट में दौराहा का युद्ध हुआ है, सी आंसर सही है इसका। दौराहा का युद्ध जो हुआ है सबसे अंतिम में हुआ है, अंतिम स्थान पे यही हुआ है। अगला 87 नंबर क्वेश्चन है कि कूट वन को अभिकथन एक को कारण से बताना है, कौन सा इसमें सही है ऑप्शन में। तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो भारतीय स्वाधीनता के समय जो महात्मा गांधी थे वो भारतीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये बात सही है। और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, तो ये भी बात सही है। दोनों ही कथन सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। 1934 से ही गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और इसीलिए वो जो था स्वाधीनता के समय सदस्य नहीं थे। 88 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमिनदेई अभिलेख से कौन सी एक सूचना प्राप्त नहीं होती है। तो रूमनदेई अभिलेख कहाँ है? नेपाल में शायद है रूमनदेई अभिलेख, शायद का वही है। तो कौन से शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो रूमनदेई में लिखा हुआ है, बात सही है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ पर आया था, तो ये भी बात सही है। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। तो भगवान बुद्ध का जो परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में होने का साक्ष्य जो है ये इससे नहीं प्राप्त है। ठीक है, सी आंसर इसका सही है, यही गलत है, ये इससे प्राप्त नहीं है, रूमिनदेई से प्राप्त नहीं है। लुम्बिनी को कर से छूट प्रदान करने की घोषणा जो है इसी में रूमनदेई अभिलेख में लिखा हुआ है, किया था किसने? अशोक ने। तो सी वाला गड़बड़ है इसमें। ठीक है, अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, व्यक्ति है और विषय से किससे संबंधित है बताना है। तो वारेन हेस्टिंग, लिन लिथिगो, लॉर्ड हेस्टिंग, चेम्सफोर्ड। तो आप देखेंगे जो लिन लिथिगो था अगस्त प्रस्ताव लाया था, एक हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग जो था और चेम्सफोर्ड समझ लीजिए, चेम्सफोर्ड क्या किया था? डायरकी लाया था। ठीक है, 3 हो गया। वारेन हेस्टिंग ने घेरे की नीति लाई थी, 2 हो गया। और लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने अधीनस्थ पार्थक्य की नीति अपनाई थी, लॉर्ड हेस्टिंग ने, 4 हो गया। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, इसका बी वाला जो ऑप्शन है सही है। वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति, लिन लिथिगो अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड हेस्टिंग अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, चेम्सफोर्ड डायरकी लाया था। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कांग्रेस का अधिवेशन है, उसके अध्यक्ष हैं, बताना है। तो लाहौर अधिवेशन 1909, तो लाहौर अधिवेशन 1909 के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय 3 हो गए।
इलाहाबाद के अधिवेशन जो था 1910 में, जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम बेडरबन थे। तो 2 हो गया, विलियम बेडरबन। कोलकाता अधिवेशन 1911 में कौन थे? कोलकाता अधिवेशन 1911 के अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। तो 4 हो गया। और बांकेपुर अधिवेशन 1912 के अध्यक्ष थे R.M. मधोलकर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो 3 2 4 1 सही है, 3 2 4 1, सी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विद्रोह है, क्षेत्र है। तो गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में है, कट्टूर विद्रोह गुजरात में है, मोपला विद्रोह केरल में है, बघेरा विद्रोह गुजरात में है। तो कट्टूर विद्रोह आपको लग रहा है गुजरात में होगा? ये गड़बड़ है, कट्टूर विद्रोह गुजरात में नहीं है, कट्टूर विद्रोह कर्नाटक में है। कर्नाटक में किट्टूर नामक स्थान पे हुआ था, जिसके प्रमुख नेता चिन्नावा थे। गडकरी विद्रोह तो महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका बी वाला जो है सुमेलित नहीं है, किट्टूर विद्रोह गुजरात में नहीं है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 25 अप्रैल 1809 को हुई अमृतसर की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1809 में जो अमृतसर की संधि हुई थी, उसके बारे में क्या सही नहीं है बताना है हमको। तो इस संधि ने मेटकाफ और रणजीत सिंह के हस्ताक्षर हैं। तो इस संधि पर मेटकाफ और रणजीत सिंह के हस्ताक्षर हैं, ये बात सही है। दूसरा, इस संधि के द्वारा सतलज नदी अंग्रेजों द्वारा रणजीत सिंह के साम्राज्य के बीच की सीमा मान ली गई, ये बात सही है। तो इस संधि के द्वारा सतलज नदी अंग्रेजों तथा रणजीत सिंह के साम्राज्य के बीच की सीमा मान ली गई थी, ये भी बात सही है। सतलज नदी को अंग्रेजों और रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा मान ली गई थी, ये बात सही है। तीसरा, अमृतसर में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिसने रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। तो अमृतसर में लुधियाना में रखी गई थी, लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी जिसे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। तो सी वाला ही गलत है, अमृतसर में नहीं। सतलज नदी के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए थे, तो पूरब के राज्य जो है अंग्रेजों के साथ चले गए, और पश्चिम के राज्य जो है रणजीत सिंह के साथ थे। ठीक है, तो सी वाला गलत है, बाकी सही है। अगला है 93 नंबर का कि हड़प्पा कालीन स्थल है और अवस्थिति दी हुई है। तरंगपुर, राखीगढ़, भगवानपुर और मांडा, कौन कहाँ पे है बताना है। तो मांडा जो है किस नदी के तट पे है? तो एक देखते हैं, एक रंगपुर जो है गुजरात में है, याद रखिएगा, गुजरात में भादर नदी के तट पे है। ठीक है, भादर नदी 2 हो गया। ठीक है, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पे है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में घग्गर नदी के तट पे है। भगवानपुरा जो है कहाँ पे है? तो भगवानपुरा जो है हरियाणा कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पे है। ठीक है, तो 1 हो गया। और मांडा जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पे, 3 हो गया। तो 2 4 1 3 सही है इसका, 2 4 1 3 इसका ए वाला जो आंसर है वो सत्य है। तो इस तरह से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी है। नदी और उसका जो है हड़प्पा कालीन स्थल की अवस्थिति से पूछता है, तो याद रखिएगा रंगपुर जो है भादर नदी, राखीगढ़ी घग्गर नदी, भगवानपुरा जो है सरस्वती नदी, मांडा जो है वो चेनाब नदी के तट पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। अगला है इसमें कि मगध के शासक बिंबिसार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मगध का जो शासक बिंबिसार था, हर्यक वंश का संस्थापक था, ये हर्यक वंश का संस्थापक था। तो पूछा कि इसके बारे में क्या सही नहीं है। तो इसने अंग देश को जीतकर मगध राज्य में मिलाया था, तो ये बात सही है। बी है, इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की बहन चेलना से विवाह किया था। तो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना से शादी किया था। ठीक है, तो ये बहन नहीं थी, चेतक की बहन नहीं थी, ये बेटी थी। चेतक की पुत्री चेलना के साथ शादी किया था तथा कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ ब्याह किया था। ठीक है, तो बहन किसकी थी? महाकोशला इसकी दूसरी पत्नी थी, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बी वाला ही गलत है इसका। बाकी सी, बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत की सेवा में भेजा था, तो ये भी बात सही है। डी है, यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था, तो ये भी बात सही है। तो इसका बी वाला बात सही है, बाकी जो है ए, सी और डी सत्य है, बी वाला गलत है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से किसे फर्रुख सियर ने फरमान 1717 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाअधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया था? किसको दिया था? आर्मस ने, H.L. डावेल ने। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसने फर्रुख सियर के फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाअधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया था? वो कौन थे? तो वो आर्मर्स ने इसे बताया था कि यह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का महाअधिकार पत्र है, इसको बताया था। तो फर्रुख सियर ने 1717 में कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने का, कलकत्ता के निकट 38 गांव खरीदने एवं बंगाल में शाही मुद्रालय के प्रयोग की अनुमति दी थी।
तो आर्मर्स ने फर्रुखसियर के फरमान 1717 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी का माध्यकार पत्र घोषित कर दिया और कहा गया कि ये जो है मैग्ना कार्टा है किसका, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कौन था, तो आर्मोस ने, एक जो आर्मोस एक लेखक था, इसने ही कहा था। अगला, निम्नलिखित कथनों में से किस एक सूफी संत जो हुमायूं के समकालीन थे ने अमृत कुंड हठ योगी पुस्तक नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हौज उल हयात नाम से किया था? तो निम्नलिखित में से किस एक सूफी संत ने हुमायूं के समकालीन थे जो अमृत कुंड हठ योगी की पुस्तक नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था, जिसका नाम था हौज उल हयात? तो मोहम्मद गौस ने, शेख अहमद सरहिंदी ने, अब्दुल कादिर जिलानी ने, बहाउद्दीन जकारिया ने। तो किसने किया था? तो मोहम्मद गौस ने किया था, ए आंसर सही है। तो पूछता है कि हौज उल हयात नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मोहम्मद गौस ने लिखी थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ए वाला आंसर जो है 96 का सही है। तो सूफी संत मोहम्मद गौस जो हुमायूं के समकालीन थे, इस पुस्तक को लिखा था। अलबरूनी की किताब उल हिंद के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है, कौन कितने सही है बताना है हमको। तो अलबरूनी की बुक के बारे में बताना कौन सही है। तो फारसी भाषा में लिखी गई किताब उल हिंद जो है की भाषा सरल और अस्पष्ट थी, तो पहला गलत है। तो फारसी भाषा में लिखी गई किताब उल हिंद जो थी, इसकी भाषा अरबी भाषा थी, जो कि एक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक तरफ से लिखी गई थी, न कि सरल भाषा में लिखी गई थी, तो पहला गलत है इसमें। किताब उल हिंद धार्मिक, दार्शनिक, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं आदि जैसे विषयों पर एक लेखन है, तो ये बात सही है। तीसरा, प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न से शुरू होता है इसमें, तो ये भी सही है। तो 2-3 सही है इसमें, तो केवल दो सही है इसमें, बी आंसर इसका सही है, केवल 2 सही है और 2-3 ही सही है, पहला गलत है, सरल भाषा में नहीं थी भाई। अगला है कि उत्तरकालीन मुगल शासकों के समय मुगल दरबार में अमीरों सरदारों के कई दल बन गए थे और उन गुटों को अलग अलग नेता नेतृत्व कर रहे थे, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? दल और गुट में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तुरानी गुट जो था निजामुल मुल्क और अमीन खां के द्वारा उसके प्रमुख सदस्य थे, ये बात सही है। ईरानी दल में जुल्फिकार खान और शहादत खां थे, ये भी सत्य है। अफगानी दल में जकारिया खां और इसाक खां थे। तो ईरानी दल में जुल्फिकार खां और शहादत खां थे। अफगानी में कौन थे भाई? अफगानी के प्रमुख सदस्य मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस थे, ये गलत है। मोहम्मद खां था और मोहम्मद खां बंगस था, सी वाला सत्य नहीं है। बाकी हिंदुस्तानी दल में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां थे, तो इसका सी वाला आंसर सही नहीं है, बाकी जो है तीनों सही हैं। तो सी वाला में अफगानी में कौन कौन से थे? तो अफगानी में मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस जो उसका नेता था। अगला है बेसरा, जो एक प्रमुख मंदिर केंद्र के रूप में विकसित हुआ, उनकी में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? देखिए, नागर शैली ऊपर है, बेसर शैली भारत के बीच वाले भाग में है और द्रविड़ शैली भारत के दक्षिण वाले भाग में है, तो मध्य भारत के भाग में कह सकते हैं इसको, ठीक है, ए आंसर से सही है इसका, मध्य भारत के भाग में बेसरा शैली ना, बेसर शैली, बेसर नहीं है, बेसरा है, जगह का नाम पूछ रहा है, बेसर शैली नहीं है। किस क्षेत्र में स्थित है? बेसर जो एक प्रमुख मंदिर केंद्र है, ये बेसर वो नहीं है जो मैं बता रहा था अभी कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविडियन शैली, ये उसके बारे में नहीं पूछ रहा है। बेसरा एक जगह है जहाँ पे मंदिर केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, इस किस क्षेत्र में है? तो ये कर्नाटक क्षेत्र में है, इसका सी आंसर सही है। समझ रहे हैं बात को, कर्नाटक में है। तो बेसरा जो है विजयपुरा जिले के पास कर्नाटक में स्थित है। यह चालुक्य साम्राज्य के दौरान एक प्रमुख मंदिर केंद्र के रूप में विकसित हुआ था और यहाँ के मंदिर वास्तुकला में अपनी अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला, बेसरा कहाँ पे पूछे था, आप समझ लीजिए कर्नाटक में है। अगला, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सुभाष चंद्र बोस के समय में पहला है कि इन्होंने 1927 में 27 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो 1927 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, गठन किया था, ये बात सही है। उन्हें 12 बार कारावास दंड मिला था। तो 12 बार नहीं, सुभाष चंद्र बोस को 11 बार कारावास दंड मिला था, 12 नहीं 11 है, 11 बार का कारावास दंड मिला था, तो यही वाला गलत है। 12 बार दिया है, मतलब 11 बार मिला था उनको। उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, तो ये भी बात सत्य है उनके बारे में। 1923 में वे वकालत के मेयर चुने गए, 1923 में वो कोलकाता के मेयर चुने गए, तो ये भी बात सही है। तो बी वाला गड़बड़ है, 100 में का बी आंसर सही नहीं है, बी वाला ऑप्शन जो सही नहीं है कि 12 बार कारावास का दंड दिया गया था उनको 11 बार कारावास का दंड मिला था, 12 बार नहीं। तो बी वाला सही है इसमें, वही सही नहीं है। अगला है 101 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और राजधानी बतानी है। महाजनपद है, उसकी राजधानी है। तो कोसल की जो राजधानी थी कहाँ है भाई? तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, याद रखिएगा इसको। चेदी की राजधानी जो है, चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी। एक हो गया। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी।
ठीक, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, 3 हो गया। पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। इंद्रप्रस्थ जो था, इसमें जब आप महाभारत देखेंगे तो महाभारत में जहाँ पे वो लोग थे, क्या बोलते हैं कि जहाँ पांडवों का राज्य था, पांडवों और कौरवों का, वो इंद्रप्रस्थ था। और पांचाल, जहाँ पांचाली आई थी, द्रौपदी का घर था, तो काम्पिल्य था। ठीक है, तो काम्पिल्य है। तो 2 1 3 4 सही है, 2 1 3 4 बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य है। अगला है बी नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 102 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि किस तमिल संगमकालीन ग्रंथ में चेर शासक कट कट्टुवन की हिमालय तक की विजय यात्रा का वर्णन मिलता है? तो चेर शासक कट्टुवन की हिमालय तक की विजय का वर्णन जो मिलता है वो किसमें मिलता है? तो कुरूल में नहीं मिलता है, मणि मैखले में नहीं मिलता है, बुद्ध चरित में नहीं मिलता है, वो पदिनी की लड़कू। अब भाई साहब इसको पढ़िए, पदिने पदीने की लड़क ककू में मिलता है भाई। बी ऐसा सही है, दवाई जैसे नाम है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो चेर शासक कट्टुवन की हिमालय तक की विजय की यात्रा का वर्णन हमको जो बी में लिखा गया है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसी में इसका वर्णन मिला है। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को यूतु चंद्रमा नाम से किसने संबोधित किया था? तो यिन चू, यिन तू है, चू नहीं है, यिन तू जो है, किसने कहा था? तो इसको तो वेनसांग ने यिन तू कहा था, जिसका अर्थ है चंद्रमा होता है। तो चीनी यात्री वेनसांग ने भारत को यिन तू कहा था। बी आंसर सही है, यिन तू कहा था। 104 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में राम कथा को रामोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत में राम कथा को रामोपाख्यान के नाम से जाना जाता है, बात बिल्कुल सही है। गीता महाभारत के अनुशासन पर्व से संबंधित है, तो भीष्म पर्व से संबंधित है। गीता जो है महाभारत में भीष्म पर्व से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भीष्म पर्व से। ये गलत हो गया। महाभारत में वर्णित यवन, शक, हुण, किरात आदि विदेशी जनजाति थी। तो ये बात भी सही है। तो महाभारत में लिखा गया है कि यवन, शक, हुण, किरात किससे संबंधित है? तो ये लोग संबंधित है, विदेशी जातियां थी ये लोग। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है, बी वाला जो आंसर है इसका सही है, 1 और 3। अगला है 105 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा है मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है। तो मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है, बात सही है। दायभागा के अनुसार पुत्र को पिता की मृत्यु के पश्चात अधिकार मिलता है, तो ये भी सही है, दायभागा में ये बात लिखा गया है। मिताक्षरा में जन्म से अधिकार की बात की गई है, दायभागा में मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की बात की गई है। तो मिताक्षरा किसने लिखा है, दायभागा किसने लिखा है? विघ्नेश्वर क्या लिखे हैं? विघ्नेश्वर एक, इन दोनों में से विघ्नेश्वर इनमें मिताक्षरा या दायभागा किसके रचयिता है? अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कौन किसके बारे में लिखा है? तो दोनों कथन इसका सही है, सी वाला आंसर सही है। तो मिताक्षरा में पिता की संपत्ति पर अधिकार जब बच्चा जन्म लेता है तो तभी उसको प्राप्त हो जाता है। दायभागा में पुत्र को पिता की मृत्यु के बाद ही उसका अधिकार मिलता है। दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला है राज तरंगिणी संस्कृत में महाभारत शैली में लिखी गई है। तो 106 नंबर क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी संस्कृत में महाभारत शैली में लिखी गई है। दूसरा है कि कल्हण ने इसे राजा जय सिंह के शासन काल में पूर्ण किया। तो कौन सा सही है इसमें? तो दोनों ही कथन सत्य है इसमें। तो राज तरंगिणी संस्कृत में महाभारत शैली में लिखी गई है, और कल्हण ने इसे राजा जय सिंह के शासन में पूर्ण किया था, तो ये भी बात सही है। तो कल्हण ने 1148 में इसे आरंभ किया था और 1150 में जय सिंह के समय पूर्ण कर दिया था। तो 1148 में शुरू किया और 1150 में इसको 2 साल में लिख के पूरा कर दिया। अगला है गौड़वहु नामक ग्रंथ की किस शासक के बंगाल आक्रमण का उल्लेख करता है? तो गौड़वहु नामक ग्रंथ जो है किस शासक के बंगाल आक्रमण का उल्लेख करता है? तो समुद्रगुप्त है, यशोवर्मन है, विक्रमादित्य खष्ट है, हरिसेन है। किसके बारे में बताता है? तो यशोवर्मन के बारे में बताता है, बी आंसर सही है। यशोवर्मन जो है गौड़वहु ग्रंथ में 8वीं शताब्दी के कन्नौज नरेश यशोवर्मन द्वारा गौड़ वंश तथा बंगाल पर किए गए आक्रमण का वर्णन करता है। तो गौड़वहु लिखा हुआ है क्योंकि गौड़ वंश शासन था उस समय पे बंगाल में। गार्गी संहिता में किसके आक्रमण का वर्णन किया गया है? तो गार्गी संहिता में
जिसको युग पुराण खंड में उल्लेखित मिलता है, गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में उल्लेखित मिलता है। उसमें बताया गया कि यवन ने आक्रमण किया था भारत में। सी आंसर सही है। तो गार्गी संहिता में युग पुराण खंड में उल्लेख मिलता है कि यवनों ने साकेत, पंचाल, मथुरा, कुसुम ध्वज, जिसको पाटलिपुत्र कहते थे, पर आक्रमण किया था। तो ये बात सही है। तो शक नहीं है, कुषाण नहीं है, हुण नहीं है, यवन है। सी के बारे में गार्गी संहिता में ही यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। हुएनसांग की यात्रा के मार्ग के सही कालानुक्रम का चयन करना है। तो सबसे पहले हुएनसांग कहाँ गया, फिर कैसे कैसे आया। सबसे पहले हुएनसांग कपीसा गया, ठीक है, कपीसा, हिंदकुश पार करके कपीसा में प्रवेश किया, फिर कश्मीर में गया वो, फिर कश्मीर में हो गया, फिर वो गया है नालंदा में, नालंदा में गया, फिर वो गया है कांची में। तीन हो गए थे। 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका ए वाला आंसर सही है। तो याद रखिएगा, हुएनसांग ने सबसे पहले क्या किया, हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए कपीसा में प्रवेश किया, फिर वो कश्मीर पहुंचा, फिर नालंदा पहुंचा, फिर वो दक्षिण भारत में कांची पहुंचा है। तो सबसे लास्ट में वो कांची गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उसमें, किस शासक ने आदि बराह शीर्षक के स्वर्ण सिक्के जारी किया था। आदि बराह के बारे में बताया था कि आदि बराह की उपाधि किसने धारण की थी। तो मिहिर भोज ने की थी आदि बराह की उपाधि। बी आंसर सही है। आदि बराह की उपाधि किसने धारण की, तो मिहिर भोज ने की थी, और इसी के शीर्षक से स्वर्ण सिक्का जारी किया था। तो कभी पूछे कि जो मिहिर भोज है किसके कौन से राज्य का किस वंश का शासक था। तो प्रतिहार वंश का शासक था। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक या नरेश मिहिर भोज ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। इसी शीर्षक से सिक्के जारी किए थे जिन पर बराह अवतार, गाय बछड़ों की आकृति भी थी। ठीक है, तो बी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का, निम्नलिखित पुरास्थलों को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो उनके कालानुक्रम से भाई व्यवस्थित करना है। तो पटपरा जमाव है, खेतौन ही जमाव, बघोर जमाव, सिहावल जमाव। तो ये भाई जमाव, इसका तो नाम ही नहीं सुने थे अभी तक हम। अब आप लोग सुने होंगे, तब आप बहुत महान पढ़ने वाले लोग होंगे भाई, इसको तो हम सुने ही नहीं अभी तक। पटपरा जमाव, यह सबसे पुराना जो है, सबसे पुराना इसमें सिहावल जमाव है। सिहावल जमाव सबसे पुराना है। यह पुरातन पूरा खंड पूरा पाषाण युग में मोटे और अपरिशिष्ट औजार मिले हैं यहाँ से, सिहावल जमाव से। ठीक है, अपरिष्कृत औजार मिले हैं यहाँ से सिहावल जमाव से, सबसे पुराना स्थल है। पटपरा जमाव जो है सिहावल के बाद आता है और प्रारंभिक मध्य पाषाण युग का दर्शाता है। पटपरा जमाव सबसे पहले सिमावल होगा, 4 होगा, फिर पटपरा जमाव होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर बाघोर जमाव आता है, यह उत्तर मध्य पाषाण युग से संबंधित है। यहाँ पे कुछ नव पाषाणीय प्रवृत्तियां भी मिलती हैं। तो बाघोर जमाव 3 हो गया। फिर उसके बाद में आया है खेतौनही जमाव। तो खेतौनही जमाव जो है नया स्थल है, यह उत्तर मध्य पाषाण युग के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या हो गया, 4 1 3 2 हो गया। ठीक है, 4 1 3 2, तो 4 1 3 2 इसका बी वाला जो आंसर है, यही सही कालानुक्रम है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला 112 नंबर का, किन हड़प्पा कालीन स्थलों से मापने के पैमाने प्राप्त हुए हैं। तो मापने के जो पैमाने प्राप्त हुए हैं किन किन से मिले हैं भाई। तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ये बात सही है। कालीबंगा से नहीं मिले हैं, फरमाना से भी नहीं मिले हैं, लोथल से मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं, 1 और 4 इसका सही आंसर है, ए वाला आंसर सत्य है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और लोथल से मापने के पैमाने प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कि नीचे दिए गए कथन और कारण है, उसको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो अभी कथन कहता है कि 1940 के मेरठ कांग्रेस सम्मेलन के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। क्या ये सत्य है। तो पहला गलत है। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य जो था कि अंग्रेजों को शक्ति द्वारा बाहर निकाल फेंकना और फिर भारत में समाजवाद स्थापित करना। तो मेरठ में नहीं था वो, याद रखिएगा, रामगढ़ में था। रामगढ़ 1940 में स्थापना हुई थी, मगर रामगढ़ में हुई थी, रामगढ़ के कांग्रेस सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसका उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना और भारत में समाजवाद स्थापित करना था। तो इसका डी आंसर सही है कि एक गलत है और अगला उसका सही है। अगला क्वेश्चन इसमें कि महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की थी, ये बात सही है। दूसरा, उन्होंने भारत में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। तो भारत में नहीं निकाला था उन्होंने दक्षिण भारत में ही इंडियन ओपिनियन नामक उन्होंने अखबार निकाला था। तो दूसरा गलत हो गया। तो महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल की स्थापना की। 1894 में नटाल की स्थापना हुई। ठीक है, और 1904 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला था दक्षिण अफ्रीका में ही। तो पहला इसका सही है, दूसरा गलत है। तो बी वाला आंसर इसका सत्य है।
अगला है कि समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कौन किसका किया है बताना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो दी ट्रिब्यून है, समाचार दर्पण है, समाचार दर्पण के बारे में हमने जेसी मार्समैन के बारे में बात की है, तो 4 हो गया। नवजीवन ये महात्मा गांधी जी का है, 1 हो गया। ज्ञान प्रदायनी जो है किसका है, तो ज्ञान प्रदायनी जो है नवीन चंद्र राय का है, नवीन चंद्र राय का है, ठीक है। और दी ट्रिब्यून जो है सरदार दयाल सिंह का है, तो 2 हो गया। तो 2 4 1 3 सही है, 2 4 1 3 इसका बी वाला जो आंसर है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद और आस्तिकता पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज के बारे में कह रहा है, तो पहला सही है इसका कि ब्रह्म समाज का जो अवधारणा है एकेश्वरवाद और आस्तिकता है, नास्तिकता नहीं है, आस्तिकता पर आधारित है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती करें, सरस्वती कहाँ से आ गए, तो इसमें जो कि 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की गई, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। और ब्रह्म समाज की अवधारणा जो है एकेश्वरवाद, अस्तित्व, आस्तिकता तथा आचार संबंधी बातों पर आधारित था। इसमें धार्मिक गुरुओं की आवश्यकताएं नहीं मानी गई। कहा गया धार्मिक गुरुओं की आवश्यकता नहीं है ब्रह्म समाज में। कारण था कि 1830 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। तो 1830 में नहीं हुई थी, 1828 में ही हो गई थी, 20 अगस्त 1828, इसलिए गलत है दूसरा वाला। तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। इसका सी वाला जो आंसर है वो सत्य है। अगला है इसमें कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था, तो पहला सत्य है। दूसरा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना संस्कृत में की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी उसकी रचना हिंदी भाषा में की गई थी, संस्कृत में नहीं, हिंदी में की थी इन्होंने, ये गलत हो गया दूसरा वाला। तो केवल एक सही है, इसका भी बी आंसर ठीक है। समझ रहे हैं बात को, बी आंसर इसका सही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने का जन्म जो है 1824 में गुजरात में हुआ था, इनका मोरवी जिले में, ठीक है। 1875 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने, आर्य समाज इन्होंने बनाया था 1875 में। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी छापा था इन्होंने, उसका प्रकाशन किया था जो कि हिंदी भाषा में थी। अगला है मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस के बारे में ऊपर हमने देखा है कि उन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गौस ने किसका ट्रांसलेट किया था, तो ये दूसरे गौस हैं, समझ रहे हैं बात को। वो वाले गौस नहीं है जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा है, वो वाले गौस साहब नहीं है, ठीक है। तो 118 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ये मुगल शासक अकबर के समकालीन सत्ताधारी शाखा के प्रमुख संत थे। तो मोहम्मद गौस जो सत्तारी शाखा के अत्यंत महत्वपूर्ण संत थे, जो मुगल शासक हुमायूं के समकालीन थे। समझ रहे बात के, अकबर के नहीं, हुमायूं के समकालीन थे ये, इसलिए गलत हो गया। प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं के शिष्य थे, तो ये बात सही है, तानसेन इन्हीं के शिष्य थे, दूसरा सही है, केवल बी वाला आंसर सही है इसमें कि तानसेन जो है इन्हीं के शिष्य थे। अगला है 119 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख व्यक्तित्व हैं और उनका जन्म स्थान है बताना है। तो तुलसीदास है, भीरभान है, दादू दयाल है, सुंदरदास है। तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था भाई, तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, 4 हो गया, ठीक है। और बीरभान का जो है पंजाब में हुआ था, 3 हो गया। दादू दयाल का जन्म जो है गुजरात में हुआ था, और सुंदरदास का जन्म जो है राजस्थान में हुआ था। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका सी वाला जो आंसर इनका ये सही है। अगला है कौन सी विशेषता भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था की नहीं है। कौन सी विशेषता जो है भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था का नहीं है, तो इसमें भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया जाता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामित्व किसानों को दिया जाता है, ये सही है। किसान भूमि का विक्रय तो कर सकते हैं परंतु उसमें गिरवी नहीं रख सकते, तो ये गलत है। तीसरा, लगान अदायगी के लिए प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनः समीक्षा की जाएगी, तो ये बात भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना होता था, तो भी बता आधा जो है राजस्व के रूप में देना होता था इसमें, ठीक है। तो भू राजस्व वसूली जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसे कर्नल रीड और मुनरो ने लागू किया था। पूछता है कर्नल रीड और मुनरो ने इसको लागू कराया था, समझ रहे बात को। 1972 ईस्वी में बाराहमाल जिले में लागू की गई थी। 1972 करें, 1792 में इसको बाराहमाल जिले में 1792 में इसको लागू किया गया था। सरकार एवं किसानों के बीच कोई बिचौलिया नहीं था इसमें, समझ रहे हैं। भूमि का स्वामित्व किसानों को दे दिया गया था, जिससे वो भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी भी रख सकते थे। तो विक्रय भी कर सकते थे इसका और गिरवी भी रख सकते थे इसको, ठीक है। इसमें लिखा गिरवी नहीं रख सकते थे, जो विक्रय कर सकता है वो गिरवी नहीं रख सकता है, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। 30 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और लगान अदायगी न होने पर भूमि जब्त कर सकते हैं, और किसानों को उपज का 1/2 भाग देना पड़ता था। तो काफ़ी ज़्यादा था लोग इसमें, लगान 1/2 मतलब आधा देना पड़ता था। अगर 1 कुंटल हुआ तो 50 किलो उन्हीं को देना था। अगला है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 रत्नी के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नी हैं, उनके बारे में क्या बताना है, क्या सही है। तो अच्छावाप,
अच्छावाप क्या है भाई? तो आय व्यय का गणना अध्यक्ष थे। तो 12 रत्नी में अच्छायाप जो है आय व्यय का गणना अध्यक्ष थे, तो पहले का पहला ही हो गया। पलागल, पलागल क्या है? तो विदूषक थे पलागल। सूत क्या थे? रथ सेना नायक थे। सूत जो थे, सूत पुत्र जिसको कहते हैं, सूत मतलब रथ सेना का नायक था, सूत पुत्र। 3 हो गया है। और छता जो है द्वारिक या द्वारपाल कहलाता था, तो 4 हो गया। तो 1 2 3 4 ही सही है इसका, ए वाला आंसर इसका ठीक है। ठीक। अगला है औरंगजेब से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम हमको बताना है, जो औरंगजेब के समय घटनाएं हुई थी। तो तुलादान की प्रथा बंद कर दी, जजिया कर लगाया, दरबारी प्रमाण की जगह सलाम अलैकुम का प्रयोग किया, दरबार में संगीत का प्रतिबंध कर दिया। तो कौन कब किया है? तो सबसे पहले उसने दरबार में संगीत का प्रतिबंध 1668 में ही कर दिया, 1668 में किया। तुलादान की प्रथा बंद कर दिया, तुलादान की प्रथा बंद किया 1669 में। ठीक है। दरबारी प्रमाण की जगह सलाम उलय कुम का प्रयोग किया 1670 में। जजिया कर दोबारा लगा दिया इसने 1679 में, 1679 में। तो कौन सा सही क्रम लिखा हुआ है? तो 4 1 3 2 इसका सही क्रम है, ए वाला आंसर सही है, 4 1 3 2। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो गवर्नर जनरल है, उसका प्रमुख कार्य है। तो लॉर्ड डफरिन के बारे में है, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डफरिन ने बर्मा का विलय किया था, लॉर्ड डफरिन बर्मा विलय। लॉर्ड एलन बरो तो सिंध विलय किया था, लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड इरविन जो किया था, लॉर्ड इरविन जो था दीपावली घोषणा की थी, दीपावली घोषणा की थी। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था, ये बात भी सही है। 3 1 2 4 सही है इसका, 3 1 2 4 बी वाला जो आंसर है इसका सही है। अगला क्वेश्चन इसमें, शिवाजी की निम्न विजयों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। शिवाजी के विजय जिन्होंने किया था, जिंजा के किले का विजय, पनहाल के दुर्ग का विजय, सूरत की दूसरी लूट, असुलहेर के दुर्ग की विजय। तो कौन कब शिवाजी ने किया था? तो शिवाजी ने सबसे पहले क्या किया था? तो सूरत की विजय की थी 1970 में, सूरत विजय किया था उन्होंने, सॉरी 1670 में सूरत विजय की थी। उसके बाद 1671 ईस्वी में उसने सालहेर का दुर्ग जीत लिया था, सालहेर का दुर्ग जीता था उन्होंने। 3 हो गया, फिर उसके 4 होगा, सबसे पहले 3 होगा फिर 4 होगा। ठीक है, 1673 में सालहेर का दुर्ग विजय किया, 1671 में किया था ये। 1673 ईस्वी में पानहेल का दुर्ग जीत लिया उन्होंने, पानहेल का दुर्ग जीता 1673 में। और जिंजा के किले का विजय उन्होंने किया था 1768 में, सॉरी 1678 में जिंजा के किले का विजय कर लिया। ठीक है, तो 1 हो गया। तो 3 4 2 1 इसका सही है, 3 4 2 1 ए वाला आंसर ठीक है। अगला है अंग्रेजों के समय भारतीय ग्रामीण शिल्प उद्योग के हास के परिणाम के संबंध में निम्न कथन विचार करना है। तो अंग्रेजों के समय जो भारतीय हस्तशिल्प थे या ग्रामीण शिल्प उद्योग थे, उनके हास के क्या कारण थे? तो इसके कारण गांव को औद्योगिक सामग्री के लिए शहरों पर आश्रित होना पड़ा, ये बात सही है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि पर आश्रित लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, तो सही, दोनों ही कथन सही है, सी आंसर सही है। अंग्रेजों के समय भारतीय ग्रामीण शिल्प उद्योगों के हास के परिणाम के संबंध में क्या हुआ था? तो जब अंग्रेजों समय जब ग्रामीण उद्योग का हास हुआ, तो उसका परिणाम ये हुआ कि इसके कारण गांव को औद्योगिक सामग्री के लिए शहरों पर आश्रित होना पड़ा, और बहुत सारे लोग जो कि ग्रामीण शिल्प से जुड़े थे वो अब किसानी में जुड़ गए, खेती में जुड़ गए। अगला निम्नलिखित कितना विचार करना है। तो कौन से डिप कनेक्ट 4.0 के संबंध में सत्य है? तो डिप कनेक्ट 4.0 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो इसका संबंध अग्रणी एआई प्रौद्योगिकी निर्माण प्रदर्शन से है। तो डिफेक्ट 4.0 प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी सम्मेलन है। समझ बात? तो पहला गलत हो गया। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, तो दूसरा केवल सत्य है, बी आंसर सही है इसका। याद रखिएगा, ये जो है रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की प्रदर्शनी है, ये एआई से संबंधित इसका नहीं है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया है। इन दरों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? आयु एवं अनुभव, कार्य की अवधि, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्तर एवं भौगोलिक क्षेत्र। तो किस पे किया है भाई साहब? तो कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के रूप में इसमें मजदूरी का संशोधन किया है, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। दिवस है
और कब डेट डेट कौन सा है, विश्व का जो दिवस है और डेट कब उसका आता है उसको मिलाना है। तो विश्व कपास दिवस जो है 7 अक्टूबर को आता है। विश्व शिक्षक दिवस अभी 5 अक्टूबर को आता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका सही है, ए वाला आंसर इसका ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं बताना है। तो चोंगम 2024 कहाँ हुआ है भाई, बताना है। तो चोगम 2024 जो है आपिया समोआ में हुआ है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है कजाक रूस में हुआ है। 45वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है बियन तियाने लाओस में हुआ है, आसियान शिखर सम्मेलन। 19वां एशिया शिखर सम्मेलन हनोई वियतनाम दिया है, तो यहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, 19वां पूर्वी शिखर सम्मेलन जो है वो बियन तियान लाओस में हुआ है। तो डी वाला सही सुमेलित नहीं है। लाओस में भी हुआ, वियतनाम में नहीं हुआ, लाओस में ये भी हुआ है, इसी वाले में ये भी हुआ है, 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। अक्टूबर 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में मिडल इनकम टैक्स पर प्रकाश डाला गया है, इसके संबंधित में कितना विचार करना है। तो अक्टूबर 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में मिडिल इनकम टैक्स मिडल इनकम ट्रैप पर प्रकाश डाला गया है। मिडल इनकम ट्रैप है क्या भाई? तो यह स्थिति तब आती है जब कोई देश एक निश्चित औसत आय प्राप्त कर लेता है, ये बात सही है। आय बढ़ने के बावजूद विकास दर धीमी हो जाती है, तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सही है इसका। कि वह मिडिल इनकम जो ट्रैप है, यह स्थिति तब आती है जब कोई देश एक निश्चित औसत आय प्राप्त कर लेता है और आय बढ़ने के बावजूद विकास दर धीमी रहती है, उसको मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं। किस रिपोर्ट में सामने आया है ये? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, उसी में ये आया है। अक्टूबर 2024 में चर्चित बाला देवी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि बाला देवी हैं कौन। तो अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली ये पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी हैं बाला देवी। इन्होंने उपलब्धि SAFF महिला चैंपियनशिप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हासिल कर ली। तो दोनों की कथन सही है, सी आंसर सही है। अगला है अक्टूबर 2024 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपा क्लीपर मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्या है। तो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करना है, तो यही बात सही है, ए वाला इसका आंसर सही है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करना है, 132 का ए वाला आंसर सही है। यूरोपा क्लीपर मिशन जो है ये नासा ने लॉन्च किया, यूरोप ने लॉन्च नहीं किया, यूरोपीय एजेंसी ने नहीं लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला है अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया। तो किस सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया है, वो कौन है भाई? तो 22 एडमिरल आरती सरीन, ये आंसर सही है। तो अक्टूबर में 22 एडमिरल आरती सरीन को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये आंसर सही है। अगला कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि 4 से 10 अक्टूबर 2024 के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। ठीक है भाई, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। कारण बता रहा है कि पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण 4 अक्टूबर 1957 में किया गया था। तो ये बात भी सही है, तो दोनों कथन सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आंसर सही है। इसीलिए इसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह दिवस मनाया गया इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कि अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा 5 पुरातन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 5 पुरातन भाषाएं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ये बात सही है। किसको? मराठी को, पाली को, प्राकृत को, असमिया को, बंगाली को। तो 5 को दिया गया है। पिछले वाले टेस्ट में 4 पूछा था, संस्कृत या जो टेस्ट है उसमें 4 दिया था। अब इसमें है मराठी दिया है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है, बंगाली है। तो इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देश में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या 9 हो गई है। तो 9 नहीं हुई है भाई साहब, तो अब ये बढ़ के 11 हो गई है, 11 हो गई है, याद रखिएगा। देश में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या अब 11 हो गई है, जिसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल है। गुजराती अभी शामिल नहीं हुई है, तो केवल 1 और 2 इसमें सही है। ए वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। 5 भाषाएं कौन कौन सी है? मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है, बंगाली है। अगला है कि अक्टूबर 2024 में दुबई में संपन्न ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 के फाइनल में किस देश को पराजित करके न्यूजीलैंड ने यह प्रतियोगिता जो है जीत ली है। तो दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है, सी आंसर इसका सही है, दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है।
ठीक है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, व्यक्ति हैं और उनकी नियुक्ति है। तो क्लाउडिया शिनबान, तो क्लाउडिया शिनबान जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मोहना सिंह जो है क्या बनी है, तो मोहना सिंह प्रथम महिला पायलट तेजस स्क्वाड की बनी है। तो ये 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया। सिगेरू इशिबा, सिगेरू इशिबा जो है प्रधानमंत्री बनी है जापान की, प्रधानमंत्री जापान की बनी है, 4 हो गया। विजया किशोर रोहटाकर अध्यक्ष बने राष्ट्रीय महिला आयोग के। विजया किशोर रोहटाकर जो है महिला राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है। 2 1 4 3 बना है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये वाला आंसर सही है, 2 1 4 3। ठीक है। अगला है कि 13 अक्टूबर 2024 में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो अक्टूबर 2024 में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का सम्मेलन जो है इस्लामाबाद पाकिस्तान, संघाई मैक्सिको, नई दिल्ली। तो कहाँ पे हुआ है भाई, तो ये इस्लामाबाद में हुआ है, पाकिस्तान में, ये आंसर सही है। अगला है 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना की है। तो बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो वासिम में की गई है, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए, बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना मोदी जी ने कहाँ की है, तो वासिम महाराष्ट्र में की है, काफी महत्वपूर्ण है। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अक्टूबर 2024 में उर्मिला चौधरी को वैश्विक नक्सलवाद विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहला इसका सही नहीं है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 में उर्मिला चौधरी को वैश्विक नक्सलवादी चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। पहला सही है, असत्य पूछा है, तो पहला ठीक है। दूसरा, उर्मिला चौधरी को यह पुरस्कार दक्षिण भारत में जातिगत असमानताओं के खिलाफ संघर्ष एवं वंचित वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। दूसरा वाला गलत है इसको। ठीक है। क्यों दिया उर्मिला चौधरी को यह पुरस्कार, नेपाल में जातिगत असमानता के खिलाफ संघर्ष एवं वंचित वर्गों के हितों के बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। तो ये नेपाल के कारण दिया गया। नेपाल वैश्विक नक्सलवादी चैंपियन पुरस्कार जो है नेपाल की कार्यकर्ता है उर्मिला चौधरी, उनके लिए दिया गया है। तो केवल इसमें ए सही है, 2 असत्य है, पहला सत्य है इसमें। अगला है 141 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में बताना है। तो इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हांगकांग को प्राप्त हुआ है। दूसरा, इसका भारत का इस सूचकांक में 84वां स्थान है। दोनों ही कथन सही है। 144 का सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि सिनबेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सिनबेक्स 2024 के बारे में बताना है क्या सही है। तो यह भारत एवं सिंगापुर के मध्य होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है। सिनबेक्स भारत और सिंगापुर में आयोजित एक वार्षिक द्विपक्षीय नौ सैन्य अभ्यास है। नौसैन्य है, वायुसैन्य नहीं है, और वार्षिक है। तो नौसैन्य है, वायुसैन्य नहीं है, गलत हो गया। इसका आयोजन पोखरण राजस्थान में किया गया है। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो डी आंसर सही है, दोनों ही गलत है। विशाखापट्टनम में हुआ है और ये वायुसेना नहीं, ये जो है नौसैन्य सेना है, पानी वाली सेना का है। अगला है स्वावलंबन 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो स्वावलंबन 2024 के बारे में बताना है क्या सही है। तो महिलाओं, इसका संबंध निम्नलिखित में किससे है। स्वावलंबन 2024 का संबंध किससे है, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। तो नहीं। हस्तशिल्प प्रदर्शनी ये भी नहीं है। कुटीर उद्योग प्रदर्शनी ये भी नहीं है। ये भारतीय नौसेना की समुद्री नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी थी। ठीक है। इसका डी आंसर जो है 143वें का डी आंसर सही है। 144वें का देखते हैं क्या है। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण को पर्यावरण जहाज सूचकांक प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदान के रूप में वैश्विक मान्यता मिली है। तो किसको मिल गई है भाई, तो मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण को मिली है। तो मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण को पर्यावरण जहाज सूचकांक प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन के रूप में वैश्विक मान्यता मिल गई है। ये आंसर सही है। अगला है इसमें कि अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के रूप में कौन सा कथन सत्य है इसमें। तो वह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। गलत है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नहीं जारी की जाती है। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल है ये के द्वारा जारी की जाती है। पहला गलत हो गया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। यूएनडीपी और अन्य संस्थाएं मिलकर जिसे ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रामीण आबादी का 28% गरीब है, जबकि शहरी आबादी का 6.6% गरीब है। तो केवल दूसरा वाला सत्य, इसमें बी आंसर सही। सत्य पूछा है तो केवल दूसरा ही सत्य है, बाकी पहला गलत है।
अगला है अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो नाना पाटेकर हैं, वहीदा रहमान है, मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र है। तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, सी आंसर सही है। मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित है? तो ग्रामीण एशिया क्लीन एनर्जी समिट कहाँ पे हुई है? सुमेलित पूछा है हमसे भाई, तो सिंगापुर दिया, ये गलत है। 17वीं शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन एक्सपो कहाँ हुआ था? तो गांधीनगर, ये भी गलत है। क्या पूछ रहा है? सुमेलित है, सुमेलित पूछ रहा है यार। तो 11वां एशिया क्लीन एनर्जी समिट जो है सिंगापुर में है, वही बात सही है। 17वां शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन 2000 सम्मेलन एवं एक्सपो 2024 गांधीनगर में हुआ है, ये भी बात सही है। द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुई है, ये भी बात सही है। तो सुमेलित पूछा है तो सभी सुमेलित हैं, डी आंसर सही है। उपरोक्त में सभी सुमेलित हैं। 11वीं एशिया क्लीन एनर्जी समिट सिंगापुर में, 17वीं शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन एवं एक्सपो 2024 गांधीनगर में, द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता नई दिल्ली में हुई है। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर का कि अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो भारत इस सूचकांक में 105वां स्थान रहा है। तो भारत इस सूचकांक में 105वां स्थान रहा है, ये बात सही है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत जो है 105वां स्थान है 2024 में जो आया है। बेलारूस इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है। तो बेलारूस जो है इस स्थान पे प्रथम स्थान पर रहा है, ये भी बात सही है। दोनों कथन सही है, सी आंसर सही है। अगला है अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस एक को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? वो कौन है? तो डेविड बेकर हैं, ए आंसर है, डेविड बेकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में किस राज्य सरकार ने लेखक गांव नामक एक सांस्कृतिक पहल शुरू की है? तो लेखक गांव की सांस्कृतिक पहल जो है किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने, असम में, हिमाचल प्रदेश ने, उड़ीसा ने। तो उत्तराखंड ने शुरू किया गया है, ये बात सही है। असम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा नहीं है, उत्तराखंड है। तो लेखक गांव या राइटर्स विलेज एक नई सांस्कृतिक पहल है जो वैश्विक साहित्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने, इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2024 में देहरादून में किया है। ठीक है। तो 150 के क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स भी थे 2024 के। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।